फ्री तरीके से उसमें घुस के अपना समय दीजिए, अपना इन्वेस्टमेंट करिए। जो इन्वेस्टमेंट अभी आप करेंगे वही आपको कल भविष्य में आपको फ्रूटफुल, आपको कहीं किसी जगह किसी मुकाम पे पहुंचाएगा। खाली टाइम पास करोगे, टाइम वेस्ट करोगे और घर वालों को बताओगे कि नहीं मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, वहां जाके नहीं तुम लोग कुछ और काम करो, तो ये अच्छी बात नहीं है। स्टूडेंट का जीवन मिला है, यही सबसे अच्छा समय है। इसके बाद ये समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। अधिकारी बन जाओ चाहे कुछ भी बन जाओ, पर जो समय इस समय मिला हुआ है ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो इसीलिए मेहनत से पढ़ो, जो समझाया जा रहा है समझो, नहीं समझ में आ रहा पूछो। यहाँ बताने के लिए बैठे हुए हैं लोग, ये आप ही सबके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग अपने स्तर से जो आपको करना है उसको करिए और पूरे तन मन से करिए, है ना, ताकि आपको, आपके परिवार को और जो हम सब लोग हैं जो किसी न किसी धागे से आपसे जुड़े हुए हैं, सबको गौरव हो, लगे कि हाँ बच्चा हमारा कुछ कर रहा है। एक अपना मुकाम हासिल करिए, एक अपनी इमेज बनाइए। अभी हम आपके मेंटोर्स बने हुए हैं, कोई और बना हुआ है, कल को आपको किसी और के लिए बनना है। सेट एन एग्जाम्पल, ठीक है। बस इतनी छोटी सी बात है, समझने की है। समझ जाओगे तो बहुत कुछ पाओगे, नहीं समझोगे तो जीवन व्यर्थ गवाओगे, ठीक है। धन्यवाद मैडम। मुझे उम्मीद है कि ये सामने बैठे हुए सभी विद्यार्थी इस बात से सहमत होंगे और इसी के अनुसार जो है यहाँ पर कक्षाओं का पूरा जो यहाँ का मकसद है इन कक्षाओं को चलाने का, वो आप उसका लाभ उठाएंगे। एक चीज़ हम और बता दें कि अभी चूँकि जल्दी में ही IAS का रिजल्ट भी आया था, तो हमारी कोशिश ये भी होगी, अभी पिछले सत्र में भी हमने करंट में ही चयनित एक बरेली से कैंडिडेट थे, उनको यहाँ पर आपके मोटिवेशन के लिए बुलाया था। और भी इसी टाइप के जो जल्दी में सेलेक्टेड IAS ऑफिसर्स हैं या PCS ऑफिसर्स हैं, बीच बीच में उनके मोटिवेशनल लेक्चर्स रहेंगे, या कोई अगर उनमें से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर भी अगर लेक्चर देना चाहेगा तो वो चीज़ भी बीच बीच में चलती रहेगी, जिससे कि आपको सामने बिल्कुल जो सेलेक्टेड हैं उनसे इंटरेक्शन का मौका मिले और आप ये जान सकें कि आज के समय में क्या चीज़ जो है ज़रूरत है और वो आपको गाइड कर सकें। तो ये अवसर भी यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है। तो ये भी आप बीच बीच में आप मतलब गायब ना हो, आप जितना अधिक से अधिक कक्षाओं को जो है अटेंड करें। अगर इनकेस कोई क्लास छूट गई है तो YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आप जो यहाँ पे बैठे हो, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी वॉच हो रही हैं और यहाँ से लेके लखनऊ तक बैठे हुए लोग जो है वो देख रहे हैं कैसा क्लास चल रहा है, बच्चों का इंटरेक्शन कैसा है। तो कहने का मकसद पूरा डिसिप्लिन और पूरा इंटरेक्शन जितना भी आप बेस्ट पॉसिबल मैनर में कर सकते हो वो आप इसका लाभ उठाएं और करते रहें। अब आज के लिए स्पेशली हमने श्रेष्ठ क्लासेस से डॉक्टर KV त्रिपाठी जी को यहाँ पर आमंत्रित किया है कि वो UPSC के बारे में पूरा एक फ्रेमवर्क, पूरा एक स्ट्रक्चर से आपको रूबरू करा दें, इंट्रोड्यूस कर दें कि किस तरीके से आपको अपने आप के लिए उस UPSC की तैयारी के लिए प्रेजेंट करना है, कैसे तैयार करना है। तो मैं अब समय नहीं लेते हुए डॉक्टर KV त्रिपाठी जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वो बच्चों से सीधे संवाद स्थापित करके और इनका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर KV त्रिपाठी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आज का हमारा सेशन इंट्रोडक्शन का सेशन है। पिछले सत्र में भी हमारे साथ आप लोगों का जुड़ाव रहा और बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिन पर डिस्कशन हुआ। निश्चित तौर पे समाज कल्याण की बहुत बड़ी मेहनत है और हमारी समाज कल्याण के उप निदेशक और जिला समाज कल्याण अधिकारी दोनों भूमिकाएं निभा रही आदरणीय मीनाक्षी मैडम हमारे साथ हैं और उन्हीं के आदेश पे मैं आज आपके साथ हूँ कि आज मैं इंट्रोडक्शन पे बात करूँ बरेली कॉलेज की तरफ से। और इस सेंटर के इंचार्ज होने के नाते हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुंदर सिंह सर हैं। फिजिक्स के आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं और लगातार आपका सहयोग इस पूरे सत्र में हमें मिलेगा। सबसे पहले हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा तो र्यूमर होता है कि जो बच्चे कहते हैं कि हम IAS की तैयारी करेंगे। दरअसल इस देश में IAS की कोई तैयारी नहीं होती है, तैयारी होती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो हम लोग इस सत्र में, इस क्लास में यहाँ जो तैयारी करेंगे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की करेंगे। साथ ही जो दूसरी तैयारी होगी हमारी वो होगी प्रोविंशियल सिविल सर्विस।
तो CSE और PCS की तैयारी करेंगे। ये 2 परीक्षाएं हैं जो अलग अलग कमीशन द्वारा आयोजित होती हैं, जिसमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एग्जाम UPSC कराता है और PCS का एग्जाम UPPSC कराता है। ये संघ का लोक सेवा आयोग है जो ये परीक्षा संचालित करता है, जिसको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से हमारी प्रोविंशियल सिविल सर्विस की परीक्षा होती है। हमारे बीच बरेली मंडल के मंडलीय संयुक्त शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री अजय द्विवेदी साहब आ गए हैं और आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। सर, आपका स्वागत है। तो ये जो हमारी तैयारी है, मैं माफी चाहूँगा, त्रिपाठी सर को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अभी मैं मीनाक्षी मैम को बात तो कर ही रहा था। यहाँ पर डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी जी अभी हम लोगों के सामने यहाँ पर जो है हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबकी ओर से UPSC के पूरे सभी प्रतिभागियों की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के मंडलीय ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और इस स्कीम में भी बहुत सारी चीज़ों में व्यवस्थाएं बनाने में या फैकल्टीज़ का चयन है या और अन्य चीज़ें जो आपको सामने प्रत्यक्ष नहीं दिखेंगी, उन सब में आपका मार्गदर्शन रहेगा, आपका सहयोग रहेगा। मैं आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं और तालियों में तो सर का मार्गदर्शन आपको अभी त्रिपाठी सर के माध्यम से अभी मिल जाएगा। मैं एक मीटिंग में जा रहा हूं, तो त्रिपाठी सर से पुनः आग्रह है। थैंक यू सर। तो जैसा मैं बता रहा था कि हम लोग यहाँ तैयारी करने के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है, इसके माध्यम से अभी तक 24 सर्विसेज का अलॉटमेंट होता है। आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें बदलाव किया है, रेलवे सर्विसेज को होल्ड किया है, तो 20 सर्विसेज के लिए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है, जिसमें सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इस तरह से 20 सर्विसेज के लिए भी आपका एग्जाम होता है। एनुअल एग्जाम होता है, उसकी एक समय की प्रक्रिया है कि Feb to March आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जून लास्ट वीक तक आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर के लगभग आपका मेंस हो जाएगा। मार्च अप्रैल के लगभग आपका इंटरव्यू हो जाएगा। पूरा एक कैलेंडर लगता है परीक्षा होने में। दूसरी चीज, एक पहली बुनियादी चीज सिलेबस में बात करने से पहले मैं बता रहा हूं कि सामान्यतः जो विद्यार्थी तैयारी शुरू करते हैं उनको ऐसा लगता है कि सिविल सेवा की तैयारी बहुत ज्ञान की तैयारी है, बहुत अध्ययन की तैयारी है और हमें किसी विशेष पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये परीक्षा किसी ज्ञान के लिए नहीं होगी, ये परीक्षा आपके ट्रैट्स और एट्रीब्यूट्स के परीक्षण के लिए होगी, आपके गुण और विशेषताओं की जानकारी के लिए होगी, आपका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड कैसा है उसकी परीक्षा होगी। ज्ञान की परीक्षा के लिए हमारे यहाँ टीचिंग में बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, प्रोफेसर्स के लिए बड़े एग्जाम होते हैं, यहाँ प्रशासन के लिए परीक्षा हो रही है। तो आप जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करें तो जरूर ये सोचें कि सिलेक्शन के बाद आपकी वर्किंग क्या होगी, और अगर जो सिलेक्शन के बाद की वर्किंग आपको समझ में आ जाती है तो उस परीक्षा के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर समझना आपके लिए आसान हो जाता है। आफ्टर सिलेक्शन आप क्या काम करेंगे? एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज ए पुलिस सुपरिंटेंडेंट, एज ए इनकम टैक्स कमिश्नर, तो वहां पे जिस तरह की वर्किंग है, क्या हमारे अंदर वैसे गुण हैं या नहीं। जैसे सबसे पहला बुनियादी गुण कि आप 365 दिन एक ही चीज पर काम कर सके। यहां बैठे सभी बच्चों के मन में है या भारत में सामान्यतः सबके मन में होता है, कुछ अपवादों को छोड़ के हमारे जैसे लोगों को। मैंने आज तक सिविल सेवा का प्रीलिम्स नहीं दिया, कभी फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि मुझे ये पता था मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। और ये नहीं, मुझे नौकरी ही नहीं करनी थी, तो मैं अभी भी नौकरी नहीं करता हूं। लेकिन जो लोग नौकरी करते हैं या जो चाहते हैं कि हम नौकरी करें, उसमें सबसे बेहतर नौकरी यही है और हर कोई चाहता है हमें यही नौकरी मिले। लेकिन सफल बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि सीट्स कम है। तो फिर क्या होता है ऐसा
कि कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ नहीं सफल होते। वहीं से हम अपनी तैयारी की शुरुआत करेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन के बाद एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो काम करना होता है वो बहुत टफ काम होता है। पहली चीज तो आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। जैसे बरेली के डीएम साहब अगर जो एक निर्णय लेंगे तो उसका असर 44 लाख लोगों पर पड़ेगा। जैसे ही आप सीनियर आईएएस होंगे, मुख्य सचिव होंगे, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, तो आपका डिसीजन जो होगा उसका असर 25 करोड़ पर पड़ेगा। और आप कैबिनेट सेक्रेटरी जब बनेंगे तो आपका निर्णय 135 करोड़ को प्रभावित करेगा। तो महत्वपूर्ण निर्णय। दूसरी चीज, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कभी भी आपकी छुट्टी नहीं होती, कभी आपकी ऑफ नहीं होती, कोई आपके काम के घंटे नहीं होते। तो अगर जो आज से आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो ये मान लो कि 24 घंटे आपके तैयारी के होने चाहिए और पूरा साल तैयारी का होना चाहिए। ये गुण जिसमें नहीं होगा, ये विशेषता जिसमें नहीं होगी, वो यहां सफल नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आपको सफल कर दिया गया और फिर आपने कहा मैं तो लगातार 10 दिन से काम कर रहा, अब तो मुझे ब्रेक चाहिए, तो आप ब्रेक पे नहीं जा सकते। त्योहार होते हैं, चुनाव होता है, बीच में रैली होती है और तमाम जिम्मेदारियां, डेली रूटीन का काम, प्रशासन के पास बहुत काम होता है। तो आज से आप तैयारी के दौरान पहला नियम बना लीजिए कि अब 24 घंटे 365 दिन आपका फोकस इसी तैयारी पर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि साहब सोना बंद कर दें? नहीं, 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है शरीर के हिसाब से। लेकिन जितनी देर हम जग रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे मन में हमारी तैयारी चलनी चाहिए, हमारा सिलेबस चलना चाहिए, हमारी एनालिसिस चलनी चाहिए, हमारी एक्सरसाइज चलनी चाहिए कि क्या हमने पढ़ लिया, क्या छूट गया, हमें अपने अंदर क्या बदलाव करना है। तो पहला नियम कि आज से टाइम टेबल बना लीजिए। विदाउट टाइम टेबल यहां कोई सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि टाइम टेबल बनाए हुए जो लोग तैयारी करते हैं पढ़ बहुत अच्छा सकते हैं, वो नॉलेजफुल हो सकते हैं, हमारी तरह ज्ञान बहुत पा सकते हैं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं हो सकते, क्योंकि वहां आपको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलना होता है, वहां आपको नियमों के हिसाब से काम करना होता है। तो पहली अपनी गुण और विशेषता बनाइए कि नियमों के आधार पर काम करना है। दूसरा, अनुदेशों का पालन, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। जैसे प्रीलिम्स का आप एग्जाम देंगे, वहीं से ये बात शुरू हो जाएगी कि जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें साफ लिखा होता है कि चारों विकल्पों में जो सबसे अधिक सही है उसका चयन करें। कभी कभी आप देखोगे चारों ऑप्शन गलत हैं, बिल्कुल सही कोई भी नहीं, लेकिन आपको यही तो इंस्ट्रक्शन दिया गया ना कि सबसे सही चुनना है। खराब में सबसे सही और अच्छे में सबसे सही, और वही डिसीजन मेकिंग का मामला आ जाता है। आज से अगला आपको गुण विकसित करना है निर्णयन का, डिसीजन मेकिंग। सिविल सर्विस के सिलेबस को जब अभी हम डिस्कस करेंगे तो सेकेंड पेपर सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारी 4th यूनिट होगी निर्णयन और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके सिलेबस में प्रीलिम्स में शामिल किया गया कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर्स होनी चाहिए। आप विद्वान बहुत हो लेकिन निर्णय लेने से घबराते हो तो आपको अधिकारी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि निर्णय लेना और फिर उसके प्रति अकाउंटेबल होना, उत्तरदायी होना। हमारे साथ सर बैठे हुए हैं, दिन भर निर्णय लेते हैं, पूरे मंडल की शिक्षा व्यवस्था के निर्णय लेते हैं। आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लाखों युवाओं का भविष्य आपके निर्णयों से तय होता है। तो निर्णय लेना और उसका जो परिणाम आएगा उसकी आप जवाबदेही भी लेंगे कि साहब हमारे निर्णय से ही ये सही हुआ, ये गलत हुआ। आप बच नहीं सकते उससे, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आज से आपको अपने अंदर गोगुण भी विकसित करना है, तब ऐसे कुर्सी बैठने को मिलेगी, तब आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। तो पहली सीख मैं यही दे रहा हूं कि जब भी कोई अध्यापक यहां आपको पढ़ाना शुरू करेगा तो वो कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, आपको उन्हें फॉलो करना है। दूसरा, आपको अपने अंदर गुण और विशेषताओं का विकास करना है, लेकिन चूंकि माध्यम हमारा कुछ किताबें होंगी, कुछ सिलेबस होगा, कुछ पाठ्यक्रम होगा, और उसके आधार पर हमें अपने उन गुण और विशेषताओं का परीक्षण कराना है। इसीलिए यूपीएससी का सिलेबस इतना लेंथी बनाया जाएगा कि सब कुछ उसमें शामिल होगा। एज ए एग्जाम्पल मैं कहूं कि भारत का इतिहास और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, ये हिस्ट्री का सिलेबस। अब भारत के इतिहास में क्या सिलेबस में है क्या नहीं है, तो ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च तक भारत के इतिहास पर इस देश में हजारों किताबें हैं, सभी आपका सिलेबस है। इसीलिए भी कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसमें जब पेपर बनाया जाएगा तो क्वेश्चन पेपर बनाते समय यूपीएससी के इंस्ट्रक्शन होते हैं
क्योंकि मैं यूजीसी की सब्जेक्ट जो कमेटी होती है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, उसमें रहा हूं, इसलिए वो तकनीकी जानकारी आपको दे रहा हूं कि जब भी कोई पेपर बनेगा, बहुत काम की बात जिसको गांठ बांध लेना, जब भी कोई पेपर बनेगा तो उसमें 25-25% के 4 ब्लॉक होंगे, वो इंटरनल होंगे, आपको बताए नहीं जाएंगे। 25% क्वेश्चन, 25% क्वेश्चन, 25% क्वेश्चन, और अलग अलग कैसे होंगे कि ये इतने सरल होंगे कि इन्हें सभी कर लें। इसीलिए कभी कभी आईएएस पीसीएस का पेपर कुछ बच्चों ने देखा होगा और हमारे पास आके भी कहते हैं कि सर 50% तो हमें आता है, ठीक, बहुत आसान लगता है 50%, क्योंकि 25 बिल्कुल सरल हैं और 25% क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, जो एलिजिबिलिटी रखते हो, योग्यता रखते हो, जो भी एलिजिबल है, जो भी ग्रेजुएट है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है। एलिजिबिलिटी क्या है? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन। किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये भी 25% कर लेंगे। फिर 25% क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे बनाए जाते हैं कि इनको वो लोग कर पाए जिन्होंने परिश्रम किया हो, मेहनत की हो, लेबर किया हो, इसी को कहते हैं जिन्होंने तैयारी की हो, मेहनत, तैयारी। और 25% ऐसे होंगे जिन्हें कोई न कर पाए। अब कहो ऐसे क्वेश्चन क्यों बनाए जाते हैं जिन्हें कोई न कर पाए? क्योंकि ये स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, हमें कुछ लोगों की छटनी भी करनी है। अगर जो सभी क्वेश्चन सबने 100% कर दिए तो फिर परीक्षा का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप देखना, अब मैं बहुत जरूरी बात बता रहा जो तैयारी के दौरान आपको हमेशा याद रखनी है कि आज ये मान लीजिए कि 50% आपको आता है और 25% कोई नहीं कर सकता, तो हम भी नहीं कर सकते। आपकी टोटल पढ़ाई 50% से 75% के बीच ही है। यहां आप क्यों आए? या यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह विचार क्यों किया कि हम एक कोचिंग दें? इसलिए कि ये जो 25% है यही डिसाइडिंग है, और इसको आप लोग हमेशा सही पाएंगे। यदि आप किसी भी साल के कट ऑफ को देखेंगे तो कट ऑफ 25% से कम नहीं होगी और 50% से कम नहीं होगी, 50% से कम नहीं होगी और 75 से ऊपर नहीं होगी। ठीक, ये पेपर बनाया ही ऐसा जाएगा जिसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया 50 से 75 के बीच होगा। तो हम क्या मान के चलेंगे कि 50 सबको आता है, 25 किसी को आएगा नहीं। इसीलिए सिविल सर्विस की तैयारी में एक और सलाह दी जाती है कि हम मुस्कुराते हुए बंदर के साक्ष्य न खोजें। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मुस्कुराते हुए बंदर के साक्ष्य, तो इसको मजाक में कहा जाता है कि बंदर गुर्राता और मुस्कुराता एक जैसा लगता है, वो भी उसका जबड़ा कई हजार साल पुराना, तो हमें पता ही नहीं लगता कि गुर्रा रहा था या मुस्कुरा रहा था। तो ऐसे प्रश्नों में नहीं उलझना है। लेकिन यदि सामान्य जानकारी पूछी जाए इतिहास की, कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा सांस्कृतिक विकास किस तरह से हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया, तो हमारे अंदर एक समझ हो कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, हम कैसे मिडाइवल एज तक जाते हैं, और मिडाइवल एज में फिर हमारे जो फ्यूडल सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम कैसे डेवलप होते हैं, और फिर मॉडर्न एज तक आते हैं, और मॉडर्न एज में फिर क्या क्या चीजें घटती हैं और किस तरह आज के समाज तक हम पहुंचते हैं, या हमारा पॉलिटिकल सेटअप कैसे काम करता है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था किस तरह संचालित होती है, उसकी हमें सामान्य जानकारी हो। आपको एज ए स्पीकर काम नहीं करना है, अभी एज ए प्रेसिडेंट वर्किंग नहीं करनी है। आपको काम कैसे करना है? एज ए सिविल सर्विस ऑफिसर, सिविल सेवा के अधिकारी के तौर पे। तो हमें सामान्य चीजें पता हो, विशेष जो जिम्मेदारी दी जाएगी, और चूंकि हमें सीखना आता है वो वहां हम सीख लेंगे। तो पॉलिटिकल सेटअप में भी हम अगर जो ये न जाने कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, भारत में कितने राष्ट्रपति होंगे, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, भारत के राष्ट्रपति के मुख्य कार्य और शक्तियां क्या होते हैं, तो ये तो हमें जानना पड़ेगा 75% तक। लेकिन 25% में कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसी कंडीशन हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी, तो वो चीज हमें नहीं आती है, तब भी हम प्री पास कर जाएंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि
कि जो फाइनल लिस्ट आती है सिविल सर्विस की या प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, जो सिलेक्शन की लिस्ट होती है उसकी कट ऑफ 50% के लगभग होती है। 50% नंबर ले आए हैं, 55% ले आए तो आप टॉपर हैं, और 35%, 30%, किसी साल 38%, 32% पे आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये पेपर और ये सिलेबस बहुत टफ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 100% करना है। वो बच्चे अपनी तैयारी को खराब कर लेते हैं जो बाल की खाल निकालते रहते हैं, वो काम रिसर्चर का होता है। आपका काम होगा कि सामान्य जानकारी सारी हो हमारे पास, और विशेष जानकारी में कुछ बेसिक चीजें पता हो, और बाकी जब जरूरत होगी तो हम जानकारी जुटा लेंगे। तमाम संसाधन होते हैं। तो अब हम अगर जो सिलेबस की बात करें या इसके पैटर्न की बात करें, तो इस परीक्षा के पैटर्न को बहुत स्पेशली डिजाइन किया गया। वहां पर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है यूपीएससी में, वो अपने जाने माने लोग होते हैं। आज बड़े गर्व का विषय है कि संघ लोक सेवा आयोग के इस समय जो अध्यक्ष हैं, जो इस समय चेयरमैन हैं यूपीएससी के, वो इसी कॉलेज में 21 साल पढ़ा चुके हैं। बरेली वालों के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात होनी चाहिए, और तुम्हारे लिए भी, कि उसी सभागार में बैठ के पढ़ रहे हो जहां पीके जोशी साहब पढ़ाते रहे हैं। आज वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, फिर सदस्य बने संघ लोक सेवा आयोग में। अभी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है उनके पास, और वो इसी कॉलेज में 21 साल पढ़ाते रहे। प्रोफेसर है, विद्वान आदमी है। उनकी पूरी कमेटी काम करती है उस पर कि कैसे हम क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, कैसे प्रक्रिया बनाएं। तो इसको 3 चरणों में बांटा गया। आपकी तैयारी जिस दिन शुरू हो रही है, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, लेकिन इसी में आप ये ध्यान रखिएगा कि आज की तारीख में सिविल सर्विस के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ये पूरा एक पैकेज है। ये टुकड़े टुकड़े में तैयारी नहीं होती। 2013 से पहले का जो यूपीएससी का पैटर्न था उसमें अंतर था। हर 10 साल बाद यूपीएससी अपने आप को बदलती है। वहां सिलेबस चेंज होता है, वहां के पैटर्न में बदलाव होता है, ट्रेंड में बदलाव होता है। और यह भी ध्यान रखिएगा, हर साल उसका समीक्षा होती है। यूपीएससी अपनी एक रिपोर्ट पार्लियामेंट को भेजती है प्रति वर्ष, और वो पार्लियामेंट में रखी जाती है कि हम कैसे अधिकारियों का चयन कर रहे हैं और कैसे अधिकारी हमें देश के लिए चाहिए। आप लोगों को उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। हम लोग चूंकि सिखाते हैं यूपीएससी के लिए, तो हम उसे हर साल पढ़ते हैं कि डिमांड क्या चल रही है। इस समय जो पैकेज है वो प्री मेंस इंटरव्यू पूरा एक साथ है। आज से आप अपने गुण विशेषताओं पर पूरा ध्यान दीजिए। और एक रांडा बाउन की किताब है द सीक्रेट, उसका एक ही सिद्धांत है जो हमारे यहाँ पूर्वज ऋषि मुनि कहा करते थे, तब हम उसे हल्के में लेते हैं। लेकिन कोई बेस्ट सेलर के नाम पे अंग्रेजी में किताब आ जाती तो हमें लगता है बस ये क्या बात कही है। वो एक ही लाइन है कि जो आप बनना चाहते हो वो आज से अपने आप को मानकर सोचना शुरू कर दो। बहुत बुरी स्थिति होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ, हिंदू कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, हिंदू कॉलेज डिफेंस, वहां बड़ा अल्ट्रा मॉडर्न टाइप का माहौल होता है। वो लड़कियां जो हमेशा स्पैगेटी और शॉर्ट्स में टहलती हैं, इंटरव्यू वाले दिन एक बढ़िया कॉटन की साड़ी खरीद के लाती हैं और पहन के जाती हैं। फिर न साड़ी संभलती है, न खुद संभलती हैं, न खुद में कॉन्फिडेंस आता है। तो आज से ये ध्यान रखना कि ये तुम ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हो तो वैसा ही पहनना, वैसा ही बोलना, वैसे ही रहना शुरू कर दो। आधी तैयारी आज हो जाएगी। आपकी सोच वैसी हो, आप मान लो अपने आप को ब्यूरोक्रेट। आपने कोई अधिकारी कभी फालतू अनर्गल प्रलाप करते हुए नहीं सुना होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक लाइन बोलता है, उसका बड़ा मतलब होता है। दिन भर उसको मीटिंग्स लेनी होती हैं। वो हमारी तरह से प्रवचन करने लगे तब तो चल गया जिला। इसलिए आपको सटीक सोचना, सटीक बोलना आज से शुरू करना होगा। समय का प्रबंधन आज से शुरू करना होगा। टाइम मैनेजमेंट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इतने काम होते हैं कि अगर वो टाइम मैनेज ना करे तो कुछ नहीं कर पाएगा। हर जगह कार्यक्रमों में जाना होगा, फोटो खिंचानी होगी, फीता काटने होंगे, मीटिंग लेनी होगी, मंत्री, मुख्यमंत्री सबका ख्याल रखना होगा। अपने 55 विभाग एक जिले के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर होते हैं सामान्यतः यूपी में। 55 विभागों की जिम्मेदारी लेके बैठा होगा वो अधिकारी, और हर विभाग में कहीं कुछ हो रहा होगा, उसकी जिम्मेदारी बन रही होगी।
कभी कभी तो डीएम पे कार्यवाही इस बात पे हो जाती है जिसकी उसे खबर भी नहीं होती कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ। लेकिन चूंकि आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी तो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी आपका बनेगा। तो आज से आप अपने को उत्तरदायी बनाइए, अपने को अकाउंटेबल बनाइए, रिस्पॉन्सिबल बनाइए और उसी तरह से सोचना, चलना, टाइम मैनेजमेंट। क्लास 1 बजे है तो 1 बजे हम क्लासरूम में हो, कितने बजे हमें पढ़ना है, कब सोना है, मोबाइल का कम से कम यूज करना है तो कैसे उसे नियंत्रित करना है। सबको मजा आता है चैटिंग में, लेकिन उससे करियर खराब हो जाएगा। वो महामारी है, बीमारी है, उसका यूज संसाधन के तौर पे करना है, उसको अपनी बर्बादी के लिए नहीं बना लेना है। ठीक, तो आज से आपकी ये ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए। आप अपने को वैसा ही सोचिए, वैसा ही बनाइए, वैसा ही पहनिए, वैसे ही रहिए। फालतू की बकवास बंद करिए, जो एक दूसरे की आलोचना, निंदा रस, ये सब बंद करिए। अपना करियर देखिए। 1 साल आप फोकस होकर तैयारी कर लेंगे, गिना चुना आपका पैटर्न है, उस पर आप काम कर ले जाएंगे, आप आईएएस बन जाएंगे। न इंटरव्यू की अलग से कोई तैयारी होती है। हमारे पिछले कमिश्नर रणबीर प्रसाद साहब फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बने थे। वो यही कहते थे कि त्रिपाठी मेरे इंटरव्यू में कम नंबर रह गए क्योंकि मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। वो हमसे हमेशा कहते थे तुम लोग यार कोचिंग खोल के ना गलत करते हो, बच्चों को खुद तैयारी करनी चाहिए। तो हमने कहा नहीं सर, कोचिंग की भी जरूरत है। आप जैसे बिरले पैदा होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी टॉप कर जाएं, आईआईटी से निकले तो 21 साल उम्र नहीं हुई तो 2 साल नौकरी भी कर ले और 21 साल होते ही परीक्षा दे, उसमें भी टॉप कर जाएं, और फिर कहें कि इंटरव्यू की तैयारी करने बाजीराम चले गए, नंबर कम रह गए। तो हमने कहा ऐसा क्यों लगता है? कहा कोचिंग ज्वाइन कर ली, फिर मैंने अपनी मेहनत ही बंद कर दी, मुझे लगा आप तो ये तैयार करा देंगे। तो कोई तैयारी नहीं होती, आपकी पूरा अपना फोकस होता है, आप अपनी पर्सनैलिटी पे। आज से आप अपने नाम का मतलब जानिए। सबसे पहला प्रश्न होता है आपका नाम क्या है और क्या इसका मतलब है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहां बैठे हुए बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ का आर्थिक महत्व क्या है, सामाजिक महत्व क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है। लेकिन यूपीएससी बोर्ड में बैठा हुआ मेंबर सीधा आपकी डेट से उठा के पूछ लेता है इसके बारे में बताइए। आपको पता ही नहीं होता है इसका हमसे क्या लिंक। आपकी जो जन्म की तारीख है, जो महीना है, जो वर्ष है, उस सब की पूरी जानकारी रखिए। आप जिन स्कूल्स में पढ़ के आए उनके जो नाम हैं उनका मतलब जानिए। बरेली कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो बरेली कॉलेज का मोटो क्या है, स्थापना कब हुई, इसके बारे में जानिए। आप जिस शहर में रह रहे हैं उसके बारे में सामान्य जानकारी। जो अपने को नहीं जानता वो कभी दूसरे को नहीं जान सकता। तो आईएएस बनने के लिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए आप सबसे पहले खुद को जानिए, अपने चारों ओर को जानिए, अपने शहर को जानिए, अपने प्रदेश को जानिए, अपने देश को जानिए, अपनी दुनिया को जानिए। उसके बाद आप बेहतर प्रशासक बनेंगे। तो आज से हर समय जानने का भाव मन में पैदा करिए। ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A में कि हमें ज्ञानार्जन पैदा करना चाहिए और दूसरों को पैदा कराना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए, हमें इंक्वायरी की स्पिरिट पैदा करनी चाहिए, जिज्ञासा, प्रश्न पूछो। अभी मैं तुमसे यहां भी प्रश्न पूछूंगा, इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें बता के फिर तुम्ही से पूछूंगा कि तुम्हारे मन में क्या क्या चिंताएं हैं। और पूछना सीखो, बताना सीखो, क्योंकि जहां जा रहे हो वहां यही सब भूमिकाएं निभानी है आपको। आप एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको लगता कि ज्ञान बहुत हो, हिस्ट्री बहुत अच्छी आए तो आप अच्छे डीएम बनेंगे, कतई गारंटी नहीं। पॉलिटी बहुत अच्छी आए तो अच्छे डीएम बनेंगे, कोई मतलब नहीं। आपको ये तो माध्यम दिया गया है। जिले में बैठ के तो आपको सबसे ज्यादा काम क्या आएगा कि आदमी ने पर्दा हटाया, अंदर घुसा, आपने उसका सब जान लिया। उसके बाद वो चाहे जो मुंह खोले, लेकिन आपने एम्पैथी यूज की और आपको उसके बारे में पता है कि ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये बेईमान है, ये सच्चा है, ये क्या है। ये स्किल चाहिए। आपको कोई परिस्थिति आई तो आपको पहले भांप लेना है। यूपीएससी में जब भी कोई निबंध पूछा जाता है, आप पूरे पेपर उठा के देखिएगा, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है मेंस में, जो ऐसे पूछता है, 2 साल बाद वही घटनाएं, वही चीजें पूरे देश में चर्चा के मुद्दे होते हैं। ठीक, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप समय से पहले सोच लें। बरेली में एक घटना घटी थी, उसमें एसएसपी पे इसी बात पे कार्रवाई हुई थी कि वो अनुमान नहीं लगा पाए थे कि घटना इतनी बड़ी हो जाएगी। एज ए डीएम आपको भी पनिश किया जाएगा कि आप जिले में क्यों नहीं सोच पाए कि ऐसा होने वाला है। आप पहले सोचिए ना, आपका महत्वपूर्ण काम है। पब्लिक साथ सोचेगी ना, कॉमन मैन वैसे सोचता है।
आपका अप्रोच ब्यूरोक्रेटिक होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आज से हर चीज में आप कॉजेशन थ्योरी यूज करेंगे, कार्य कारण सिद्धांत। कोई भी काम इस धरती पर ऐसे ही नहीं होता, हर चीज का कारण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सिविल सेवा की तैयारी क्या नहीं क्यों के केंद्र पर होती है। वाई जनरल एटीट्यूड होता है। कहीं एक्सीडेंट हुआ तो आदमी पूछेगा क्या हुआ क्या हुआ। साहब ऑटो वाले की और रिक्शे वाले की टक्कर, या साइकिल वाले की बाइक वाले की हो गई, कोई चोट वोट मरा रहा, बता दिया थोड़ी चोट लगी थी या एक कैजुअल्टी हो गई, अच्छा ठीक, शीशा चढ़ाया निकल गए। लेकिन सिविल सर्वेंट का जो एप्टीट्यूड है वो ये नहीं कहेगा, वो पूछेगा क्यों हुआ। रोड खराब थी, भीड़ ज्यादा थी, वहां पे अक्सर होता है, वहां पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, रोड का डिसबैलेंस है, एंगल ठीक नहीं है, या अचानक लोग वहां प्रकट हो जाते हैं, क्या मामला है और क्यों हुआ, तो फिर उसे हमें रोकना है, फिर हमें उसे खत्म करना है, उसका समाधान करना है। तो आज से पढ़ते हुए, चाहे पॉलिटी के सर पढ़ाएं, चाहे हिस्ट्री के सर पढ़ाएं, चाहे इकोनॉमी के सर पढ़ाएं, हर चीज में आपको पूछना है सर क्यों। और यही सिद्धांत आपने लगा लिया तो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब बहुत आसान लगेगी, क्योंकि कारण से जो चीज आप जान लेते हो वो हमेशा के लिए समझ में आ जाती है। ऐसा क्यों? ठीक, तो आज से जो भी जानो उसे क्यों के केंद्र बिंदु पर जानो, कॉजेशन थ्योरी लगाओ, कार्य कारण सिद्धांत जानो। अब पैटर्न में जैसे हमने बताया कि तीनों की एक साथ तैयारी चलेगी, लेकिन पीटी के सिलेबस को डिफाइन किया गया है 2 पेपर्स में। इसमें 2 पेपर हमारे होंगे, जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर। इसको हम सेकेंड पेपर को क्या नाम दे देंगे, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर पीटी में हमारे 9 पेपर होंगे, 9 में 7 पेपर्स हमारे मेरिट के लिए होंगे और 2 पेपर क्वालिफाइंग होंगे, लैंग्वेज पेपर ये क्वालिफाइंग होंगे, बाकी 7 पेपर मेरिट के लिए होंगे, नंबर जुड़ेंगे। फिर एक इंटरव्यू होगा, इसमें सब कुछ शामिल होगा, आपकी पर्सनैलिटी, पढ़ाई लिखाई, ग्रेजुएशन, लेकिन इनमें एक सिलेबस दिया गया है क्या क्या पढ़ना है। अगर जो इस पेपर की बात करें, जीएस फर्स्ट पेपर, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें 7 यूनिट्स मिलेंगे और सीसेट में आपको 6 यूनिट अभी मिलेंगे, पीसीएस के एग्जाम में 8 यूनिट मिलेंगे। मेंस में 7 पेपर्स का अलग अलग सिलेबस डिफाइंड होगा, जिसमें 4 पेपर फॉर जीएस, 1 पेपर फॉर ऐसे, 2 पेपर फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक कोई विषय चुनना होगा, चाहे वो विषय आपका कभी पढ़ाई लिखाई में रहा हो या कभी ना रहा हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो विषय ले सकते हो, बस उसकी समझ हो आपको। ये इसलिए पूछा जाता है कि पहले तो आपसे चॉइस कराई जाती है कि कोई भी विषय ले लो, जबरदस्ती नहीं थोपा जाता, बाकी सिलेबस तो जबरदस्ती वाला है, तो आपको थोड़ी चॉइस देते हैं कि आप अपनी पसंद पहचानें, और फिर जो आपने पसंद किया उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है, कितना आपको मजा आता है उसे पढ़ने में, फिर आप उसकी चीजें समझ पाते हैं या नहीं। हम चुन तो लेते हैं, लेकिन चुनने के बाद फिर पछताते हैं। अक्सर भारत में जितने लोगों ने शादी की है वो शादी के बाद यही पछताते, इसी से काहे की थी। ठीक, तो यूपीएससी पूछता है कि आप चुनिए और फिर उसको सही साबित भी करिए। सर कुछ कह रहे हैं, लेकिन शायद सर और मैडम ऐसा नहीं सोचते होंगे, लेकिन सामान्यतः अधिकतर लोग, ठीक है, अगर जो जनरल सर्वे करो कि अरे यार बहुत ऑप्शन थे, तो पहले ही सोच के निर्णय लीजिए, ऐसे ही निर्णय मत लीजिए। ऑप्शनल क्या चुनना है तो पूरी एक्सरसाइज करिए, लेकिन फिर जिसे चुन लीजिए उसको सही साबित करके दिखाइए, क्योंकि आपका यह गुण परीक्षण में होना चाहिए। नहीं तो आपने जिम्मेदारी तो ले ली और फिर वहां आप हैरान परेशान, ये तो हमसे ना हो पाएगा, ये तो 24 घंटे की नौकरी, यहां तो कोई ब्रेक ही नहीं होता, यहां तो कोई छुट्टी नहीं मिलती, गलती किसी की सजा किसी को। आपको अभी सोचना है ये सब बात, क्या हम ऐसी जिम्मेदारी निभा सकते हैं? हाँ निभा सकते हैं। हमारे अंदर वो गुण और विशेषताएं हैं, हाँ हैं। हमेशा अपनी स्किल्स पहचानो, सिर्फ सिविल सर्विस के लिए ही नहीं कह रहा, मैं सामान्यतः हर विद्यार्थी से कहता हूं कि सिविल सेवा की तैयारी सबको करनी चाहिए, नौकरी जरूरी नहीं आप करें, क्योंकि यह सिलेबस इतना अच्छा बनाया गया है कि जो इसको पढ़ लेगा एक बार ठीक से, जैसे 2 लोग हमारे सामने बैठे हुए, ये भले कोई सेवा कर रहे हो, लेकिन इसको, इन लोगों को समाज की समझ बहुत अच्छी होगी, हर चीज ये बहुत जल्दी जान जाएंगे।
क्योंकि इतने विषयों पर एक साथ अध्ययन और कहीं नहीं हो सकता जितना सिविल सर्विस में आप करेंगे। सबको सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, हम तो यहां तक कहते हैं, जिससे आपको पॉलिटी भी आती हो, हिस्ट्री भी आती हो, ज्योग्राफी भी आती हो, साइंस भी आती हो, इन्वायरमेंट भी आता हो, इकोनॉमिक्स भी आती हो, इंटरनल सिक्योरिटी भी आती हो, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती हो, इंटरनेशनल रिलेशंस की भी समझ हो, आपको इथिक्स भी आती हो। कोई चीज बचती नहीं यहां। आप आईआईटी करके आएंगे तो भी एक विषय पढ़ेंगे, आप ह्यूमैनिटीज में आएंगे, सोशल साइंसेज में आएंगे, एक सब्जेक्ट पे काम करेंगे। मैंने पीएचडी की ग्लोबलाइजेशन पे रिसर्च किया, मैंने एक दिशा में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहां आपको हर दिशा में हर जानकारी चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या दिया, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। अध्ययन सामान्य चीजों का हो। नोटिफिकेशन जब आएगा इस बार तब आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें लिखा रहता है जहां मेंस का सिलेबस शुरू होता है कि यूपीएससी की अपेक्षा है कि अभ्यर्थी को सामान्य ज्ञान की जानकारी हो, जो कि एक भारत में शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। किसी विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। अब तुम सोचो, यूपीएससी तुम्हारे सिलेबस पे ऊपर ये लाइन लिखे बैठा है, विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं, फिर ये कोचिंगों की जरूरत क्यों पड़ती है, इतना क्यों पढ़ना पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि यूपीएससी के हिसाब से सामान्य शिक्षित की जो अपेक्षा है वो बहुत ऊपर है। सामान्यतः जो एकेडमिक एजुकेशन आपको मिल रही उसका ज्ञान बहुत कम है। पहले जमाने में जो ग्रेजुएट होते थे माना जाता था उनको बहुत जानकारी, तब वो कलम अलम लगा लेते थे, कोट वोट पहन लेते थे, टाइप के मिथक चर्चा में रहा करते थे। है नहीं ऐसा कुछ कि कौन टाई लगा सकता, कौन कलम लगा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में सबको सभी अधिकार है, लेकिन एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति के ज्ञान का एक स्तर होता है जिसको सभी विषयों की सामान्य जानकारी हो, जो अपने देश का इतिहास जानता हो, जो अपने देश का भूगोल जानता हो, जो अपने देश की व्यवस्था जानता हो, जो अपने देश का अर्थ का सिस्टम जानता हो, जो विज्ञान की समझ रखता हो, जो अपने चारों ओर के पर्यावरण को जानता हो और जो करंट अफेयर्स जानता हो, समसामयिकी जानता हो। यही सातों तुम्हारी प्रीलिम्स के जीएस की यूनिट हो गई। पूरा सिलेबस बता दिया। क्या? इतिहास, हिस्ट्री। प्री में ये सातों यूनिट क्या है? इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड 7th यूनिट जो सिलेबस में नंबर 1 पे लिखी है, मैं लास्ट में बोल रहा हूं, क्या? राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। महत्वपूर्ण शब्द यहां बहुत जरूरी है। नहीं तो घटनाक्रम तो बहुत घटता है दिन भर देश में और पूरी दुनिया में, लेकिन यहां आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, क्या इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अखबार पढ़ते समय आपके सामने ये प्रश्न खूब आएगा कि क्या पढ़ें क्या छोड़ दें। बहुत बच्चे ऐसी खबरों पे टाइम खराब करते रहते हैं जिनका यूपीएससी के लिए कोई मतलब नहीं है। हमें अखबार पढ़ना भी सीखना होगा। आगे इसका भी सेशन यहाँ होगा यूट्यूब चैनल पे, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। पिछली साल हमने और जुनैद ने मिलकर एक वीडियो बनाया था, मिलियंस में उसके व्यू हैं, वो आप जाके देख सकते हो। न्यूज़पेपर से हम क्या पढ़ें, और ये भी ध्यान रखना 3 चीजों को रोज हाथ लगाना है जब तैयारी शुरू कर रहे हो। जादू की तरह से ये नियम लागू रखना। 1 अखबार, न्यूज़पेपर। अब कहो कौन सा? तो कोई भी, लेकिन राष्ट्रीय संस्करण, ये वाला नहीं, संध्या, धूप, छां, आवाज, टूक, ये सब छोड़ देना। राष्ट्रीय संस्करण किसी भी अखबार का आता हो वो आपको 1 अखबार। अब इस पे बहुत लड़ाई मत पड़ना कि हिंदी का कौन सा, अंग्रेजी का कौन सा। यदि अंग्रेजी अच्छी है तो हिंदू बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें आर्टिकल्स बहुत होते हैं और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं। बाकी अगर जो अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग है तो कतई इसके लिए मत पछताना कि जो हिंदू नहीं पढ़ते वो आईएएस नहीं बनते। एक चीज आज बहुत दिमाग में बिठा लो, इस धरती पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हम कर ले तो जरूर आईएएस बन जाएंगे और जो न की तो नहीं बन पाएंगे। ये परीक्षा इतनी बड़ी है, ये ठीक उसी तरह से है जब दर्शन में हम कहते हैं कि एक अंधों के बीच हाथी, 6 ब्लाइंड एंड एलिफेंट, ये हर फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है।
जैनिज्म भी पढ़ोगे तो भी वहां पे ये जिक्र आएगा, आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ोगे तो भी जिक्र आएगा कि हाथी क्या है, ज्ञान, और एक आदमी ने जिधर से जितना पकड़ा उसने उतना ही बताया। यूपीएससी भी ठीक वैसे ही है, इसके बारे में सब लोग अपनी राय देंगे, लेकिन यूपीएससी एक ही लाइन कहेगी कि इतनी जल्दी न कर मेरा किरदार बताने में, वक्त बदला तो तेरी राय बदल जाएगी। यूपीएससी वो परीक्षा है जो हर साल आपकी राय बदल देगी। इस साल करंट से 51 क्वेश्चन होंगे, आपको लगेगा अरे 50 पर क्वेश्चन पे तो सिलेक्शन हो जा रहा, और 51 किसके, करंट के। बस करंट ही पढ़ना है साल भर। अगली साल पेपर देने गए, करंट के 3 क्वेश्चन, सारा ट्रेडिशनल पेपर। अब वहां से जिसने हाथी पकड़ा उसने कहा करंट पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक, करंट का तो कोई यूज ही नहीं। तो ये यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जो हर बार राय बदल देगा, लेकिन एक राय है जो मैं कह रहा हूं कि आपको तैयारी पूरी रखनी है, प्रश्न पत्र चाहे जैसा आए। जो सिलेबस है 7 यूनिट पे काम करके जाना है, क्योंकि पीटी की मेरिट इसी जीएस फर्स्ट पेपर से तय होती है। सेकेंड पेपर मेरिट के लिए यही 7 यूनिट है, जो 6 यूनिट सीसेट की हैं ये क्वालिफाइंग, 33% नंबर लाने हैं, ये बहुत इजी आ जाते हैं जो भी बच्चा गंभीर है। वैसे तो मैं कहते हुए लोग मिलेंगे इस बार तो बहुत लोग सीसेट में फेल हो गए। अरे मुझे ये बताओ, जब 33% नंबर नहीं ला सकते हो वो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो फिर बड़े सपने मत देखो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ये नियम भी अपनाना चाहिए। हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, सोचते रहो, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने अंदर वो मेहनत पैदा करो, वो जज्बा पैदा करो, वो नेतृत्व पैदा करो, वो कम्युनिकेशन स्किल पैदा करो, वो लीडरशिप स्किल पैदा करो, वो मोटिवेशन स्किल पैदा करो कि आप प्राइम मिनिस्टर बन पाओ। सोचने से नहीं होता। लेकिन फिर तुम्हारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं मोहम्मद मुजम्मिल साहब, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनका एक शेर है, मैं सोचता हूं सोचने से कुछ नहीं होता, फिर सोचता हूं सोचे बिना कुछ नहीं होता। तो सिर्फ सोचना नहीं है, सोचते रहना नहीं है, एक बार सोचना है फिर कर देना है। और यहां जितने लोग बैठे हैं वो सोच चुके हैं, उन्होंने ये सोच लिया है कि अब उन्हें सिविल सर्वेंट बनना है, और इसीलिए तुम इस सभागार में आए हो और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना का लाभ ले रहे हो। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं जो यहाँ हैं। बड़ा विजन है, बड़ा प्लान है, बड़ा काम है, इसमें सबकी आहुति है। लेकिन हाँ, वीकर सेक्शन के वो बच्चे जो सीधे शिक्षा या महंगी कोचिंग संस्थानों से या इधर उधर दूसरे शहरों में नहीं जा पाते हैं, उनको अपने घर में ही बेहतर कोचिंग दी जाए। मैं इस बरेली में जब आया था, बात 8 साल पुरानी है लगभग, बरेली के हर पढ़े लिखे आदमी ने मुझसे, मेरी एक मजबूरी थी, मेरी पत्नी नौकरी में थी, मैं दिल्ली में कोचिंग चलाता था, पढ़ाता था, बड़ा बढ़िया, मैं वहीं पढ़ा लिखा था, हिंदू कॉलेज से मेरा पढ़ाई लिखाई थी, फिर जामिया से पीएचडी थी, जेएनयू से पोस्ट डॉक था। नौकरी करनी नहीं थी तो अपने निजी एनजीओ ट्रस्ट के लिए काम करता था, मैं यूनेस्को के प्रोजेक्ट में काम करता था, साथ में कोचिंग पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था, जेआरएफ एसआरएफ रहा हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, मैं पीएचडी किया हूँ, जेआरएफ बड़ी क्वालिफिकेशन, दर्पण में मेरा सिलेक्टेड इंटरव्यू 2007 में छपा था नेशनल लेवल पे। उस समय दर्पण के इंटरव्यू का बड़ा क्रेज हुआ करता, सेलिब्रिटी टाइप, अभी भी छपता है ना, फलाने ने सिलेक्शन पाया, फिर फोटो और पूरा इंटरव्यू, वो मेरा 2007 में छपा था। लेकिन ये था नौकरी नहीं करूंगा मैं, कुछ भी अलग काम करूंगा। शादी हुई, पत्नी इसी बरेली कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और स्त्री की जो शक्तियां हैं उन पर भी कभी बात करेंगे। सिविल सर्विस के नोटिफिकेशन में एक लाइन और लिखी रहती है कि यूपीएससी चाहता है कि अधिक से अधिक स्त्रियों का चयन हो, इसीलिए उनसे फीस भी नहीं ली जाती, फॉर्म की फ्री भरवाया जाता है। इसका कारण आगे बताऊंगा, क्योंकि आज के सिविल सर्विस के लिए 2-3 गुण बहुत जरूरी है जो तुम्हारे सिलेबस में शामिल है, प्री में भी मेंस में भी। वो क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी। IQ नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? EQ, इमोशनल क्वेसेंट, या EIQ, इमोशनल इंटेलिजेंट क्वेसेंट। और उसमें स्त्रियां पुरुषों की तुलना में जन्मजात बहुत बेहतर होती हैं। दूसरा चाहिए है कंट्रोल ऑन सेंसेस एंड, जिसे इंद्रिय नियंत्रण कहते हैं, स्त्रियां उसमें बहुत आगे हैं पुरुषों से। तीसरी चीज कहते हैं प्रबंधन, मैनेजमेंट। अपनी माता को तुम लोग देखना घर पे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, टाइम मैनेजमेंट उनका, एक साथ 4 काम करती रहेंगी वो स्त्रियां जो घर में काम करती हैं।
झाड़ू भी लगा रहे हैं, दूध भी गर्म करने चढ़ा दिया है, चाय भी दे दी है, नाश्ता भी दे दिया, घंटी बजी, दरवाजा भी खोल आई, लेकिन एक जगह टाइम नहीं गड़बड़ाएगा। जनरल उदाहरण है, मैं अपने जीवन का बताता हूं कि दूध कभी कभी मैं सोचता हूं कि दूधिया लेट आया तो मैं दूध गर्म कर दूं। जब मैं गर्म करूंगा बाकी टाइम वहीं खड़ा रहूंगा, लास्ट में उसी टाइम फोन बज जाएगा, मैसेज आ जाए, कुछ होगा, दूध उफनना ही उफनना है। लेकिन हमारी माता जी 4 काम करते हुए भी दौड़ के उसी टाइम गैस बंद कराएंगे। किचन में जो उपलब्ध संसाधन होंगे उन्हीं से बेहतर परिणाम दे देंगी। ऐसा नहीं होता है गांव में जाओगे कि तुरंत बगल में बाजार है कि फलाना मसाला कम हो गया ले आए, भागेंगी नहीं वो। उन्हें पता है कि उनकी रसोई में किस मसाले का क्या सब्स्टिट्यूट है और कहां कितना निकाला, कहां कितना घटाया, कहां कितना बढ़ाया और सबसे बढ़िया व्यंजन तैयार हो गया। ये स्किल्ड है, ये नेचुरल स्किल है, इसीलिए स्त्रियों को ज्यादा चाहती है यूपीएससी। इसीलिए मीनाक्षी मैडम जैसी महिलाएं पूरे दिन बहुत बढ़िया काम करेंगी, घर भी संभाल लेंगी। और यूपीएससी ने अभी 2016 में एक निबंध पूछा था, भारत में कामकाजी महिलाएं दोहरी जिम्मेदारी के बोझ तले दब जाती हैं। जी हां, ये बड़ी समस्या है। एक ही नौकरी में पति और पत्नी हो, सेम नौकरी में, तब भी पति नौकरी के बाद सिर्फ 2 रिमोट पकड़ के बैठता है, एक टीवी का, एक एसी का। स्त्री घर भी पूरा चलाएगी और बाहर भी पूरा चलाएगी और उसके बाद भी वो हर जगह परफेक्ट रिजल्ट दे देगी। किसी भी विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन का रिजल्ट देखिए, सारे मेडल लड़कियों को, और उसके पीछे 6 बजे लड़की ने कहा कि नोट्स या किताब चाहिए तो तुरंत कहा जाता है आज ही टॉप करोगी, कल पढ़ लेना। और लड़के ने रात के 11 बजे भी कहा जा रहा हूं नोट्स लेने, बहुत जरूरी है। पापा कहें जल्दी आ जाना नहीं तो फोन कर देना, क्योंकि लड़का पढ़ेगा तभी तो नाम रोशन करेगा। यूपीएससी को ये पता है, ये बकवास है। स्त्रियां ज्यादा नेचुरली गुणों से भरी हुई हैं, जो गुण यहां चाहिए। तो चाहे वो स्त्रियां हो चाहे वो पुरुष हो, उन गुणों का विकास करो तभी आईएएस बनोगे। आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने को बदलना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग, कॉजेशन थ्योरी के हिसाब से। 7 यूनिट में हमने पहली यूनिट के लिए कह दिया कि 3 चीजें, एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन, मंथली कोई मैगजीन खरीदनी, कोई भी जो करंट अफेयर्स की अच्छी लगती हो। ऑनलाइन भी मैगजीन बहुत सारी चलती हैं, विजन की, इनसाइट ऑन इंडिया की मैगजीन ऑनलाइन आती है, पब्लिश मैगजीन में दृष्टि करंट अफेयर्स, सिविल सर्विस क्रॉनिकल, इनमें से कोई हिंदी अंग्रेजी सब में आती है, कोई एक मैगजीन। और तीसरी चीज है एटलस। ये 3 चीजें रोज पढ़नी है, अपने शेड्यूल बना लो। अखबार रोज पढ़ना है, अखबार पढ़ते हुए एटलस जरूर देखनी है। ये बात मैं बहुत बहुत समझदारी से तुम्हें याद दिला रहा हूं कि गांठ बांध लेनी है। न्यूज़पेपर पढ़ते समय जैसे ही जिक्र आता है यूक्रेन में ऐसा हुआ, तुरंत मन कहता है यूक्रेन कहां, कैसा, उसी टाइम हमें एटलस में देखना है। क्योंकि मन का एक नियम होता है, जब जिज्ञासा होती है उस टाइम हम वो चीज जाने तो जीवन भर याद रहती है, और बेमन से जबरदस्ती दिमाग में ठूसें तो उल्टी हो जाती है, जाता ही नहीं। परीक्षा आती है तब विद्यार्थी 24 घंटे पढ़ेंगे, हे भगवान इस बार पास करा दो, अगली बार जुलाई से ही पढ़ेंगे। ये हर बार की परीक्षा में कसम होती है, स्कूलिंग से ही। ऐसा नहीं करना है, टाइम टेबल बनाना है, रोज उतना ही पढ़ना है, परीक्षा वाले दिन भी वही टाइम टेबल फॉलो करके जाना है, उस दिन भी न्यूज़पेपर पढ़ के जाना है, आराम से, रूटीन वही। डीएम साहब वैसे ही रोज तुम्हें मिलेंगे, चाहे जितना प्रेशर उन पे हो, चाहे सामान्य दिन हो, वो घर से उसी हिसाब से कलेक्ट्रेट के लिए निकलते हैं, क्योंकि आपको करना है वही आगे। हाय तौबा से कुछ नहीं होता, ठीक है। परिणामों पर बल होना चाहिए, ये भी आगे तुम्हारे सिलेबस में आएगा। फोकस ऑन आउटकम्स, लेबर से कुछ नहीं होता, परिणाम क्या है, मेहनत क्या हो। एक जिलाधिकारी होता है बहुत साइलेंटली काम करता है, कोई हल्ला नहीं, कोई खबर नहीं, और जिले के सभी परिणाम बहुत बेहतर होते हैं। और कुछ अधिकारी होते हैं वो रेयर बहुत कम होते हैं, क्योंकि यूपीएससी इतना अच्छा एग्जाम लेती है, सारे अधिकारी अच्छे ही आते हैं। कुछ अधिकारी बहुत हो हल्ला करते हैं, चीखते चिल्लाते, ये वो, मीटिंग में फाइल पटकेंगे, सर पटके, परिणाम शून्य रहता है। वो नहीं चाहिए। आप शांति से काम करिए, प्लान करिए, परिणाम दीजिए, फोकस ऑन आउटकम। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप रिजल्ट के लिए भी आज से वो नियम बनाइए कि बहुत ज्यादा पढ़ाई दिखाई नहीं जाती। एक इरा सिंघल का सिलेक्शन हुआ था, यूपीएससी टॉप किया था उस लड़की ने, हैंडीकैप थी वो, अभी भी पोस्टेड है दिल्ली में। उसने जो इंटरव्यू दिया था बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था, हर विद्यार्थी को देखना चाहिए। उससे जब पूछा गया कि आपने कितनी पढ़ाई की, ऐसी मेहनत कैसे कर ली, उससे पहले वो आईआरएस हुई थी,
उसने कहा मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैं सामान्य जैसे पढ़ाई की जाती वैसे पढ़ाई की, और मैंने आपको देख के मुझे लग रहा होगा कि मेरा शरीर इतना खराब है, लेकिन मैंने सामान्यतः जो कोई भी विद्यार्थी जो भी मस्ती करता है मैंने सब की है। और उसने अपने इंटरव्यू में नाम लेके कहा, जो दिल्ली में पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं पंडारा रोड भी घूमी हूँ, मैंने सब उपन्यास पढ़े हैं, सब फिल्में देखी हैं। ठीक, पंडारा रोड दिल्ली वालों के लिए रात में गुलजार होता है, 3 बजे 4 बजे 2 बजे, तो जो तैयारी करते हैं लड़के लड़कियां वो रात भर जगते हैं, वहां भी घूमते हैं, हम भी रहे उनमें। तो जो जानता है वो जानेगा, अरे पंडारा रोड मतलब बदमाश लड़का लड़की। ठीक, लेकिन उसने इंटरव्यू में कहा कि मैं आज टॉपर हूं, पढ़ाई के लिए कुछ ऐसा नहीं हुआ होता है, ये आप अपने को सहज रखिए। और पहला नियम उसने कहा था, दिखाने के लिए पढ़ना बंद कर दीजिए। बहुत लोग सिर्फ तैयारी के नाम पर जीते रहते हैं। क्या कर रहे हैं? तैयारी, पढ़ाई जीरो, पढ़ाई करिए। उसने कहा कि मैं चूंकि शारीरिक रूप से इतनी कमजोर थी, या तमाम व्याधियां थी कि हमारे मदर फादर की हमसे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं पढ़ के कुछ अच्छा कर लूं। उनको तो यह थी कि तू बस जिंदा बनी रहे, जी ले, यही अपेक्षा थी। तो हमारी पढ़ाई लिखाई रिजल्ट क्या था? बोनस। तो मुझे कभी किसी को दिखा के नहीं पढ़ना पड़ा, और इसलिए हमारे सब रिजल्ट बेहतर रहे। आज से आप अपने प्रति ईमानदार हो जाइए, आप निश्चित चयनित हो जाएंगे। यदि आप अपने प्रति ईमानदार नहीं है, खुद को ही धोखा दे रहे हैं, तो माँ बाप को भी देंगे, गुरु को भी देंगे, और इस पूरी योजना को भी धोखा देंगे कि इनरोल्ड यहां बने रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ नहीं। आपको लगता होगा कि मैं तो ऐसे ही चला आया ना। किसी भी सरकारी संस्था में ऐसे टीचर्स को बुलाना बहुत आसान काम नहीं है। हम लोग अपने फील्ड में बढ़िया कमा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम क्यों? लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में भी है, बहुत विद्यार्थी हैं जो मेरी फीस बहुत ज्यादा होती नहीं पढ़ सकते, लेकिन इस फ्री योजना में वो लाभ ले सकते हैं। इसलिए तो मैं ये बता रहा हूं कि आज से इन गुणों को बदलिए, अपने नियम बनाइए। एटलस में उसी समय देखिए, हर जगह विद इन ईयर 365 का जैसे ही राउंड पूरा होगा, आपकी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इतनी स्ट्रांग होगी कि जिसका जवाब नहीं। हर जगह आपको तुरंत नाम लेते ही दिमाग में घूम जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा कि चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, यूपीएससी प्रश्न पूछने का पैटर्न यही रखती है कि अगर जो किसी कंट्री में कहीं कोई पॉलिटिकल इवेंट हुआ है, कोई राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, वहां से प्रश्न हमेशा फिजिकल आएगा। पॉलिटिकल फिजिकल अंतर जानते हो? मैप एटलस देखा होगा अगर जो आज तक, तो पॉलिटिकल कहते हैं राजनीतिक घटनाक्रम, उसकी सीमा, बाउंड्री, वहां की मुद्रा, वहां के लोग, वहां की सरकार। और फिजिकल होता है वहां का प्राकृतिक वातावरण, ठंडी, गर्मी, पहाड़, नदी, पठार, वहां की वनस्पति, जीव जंतु, फ्लोरा फोना, वो आता है फिजिकल। तो जहां पॉलिटिकल घटना घटेगी वहां से फिजिकल पूछेगा, और जहां फिजिकल कोई इवेंट हुआ होगा कि जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया, भूकंप आ गया, वहां से पॉलिटिकल पूछेगा। तो तैयारी हमें समग्रता में करनी है। हमें जिस कंट्री की खबर छपी है अखबार में, और पूरा यूपीएससी का पेपर आज आउट कर देता हूं तुम्हारे सामने, तुम भी कहोगे पहले ही दिन सर खेल खत्म, और वो भी सरकारी योजना में आउट कर रहे, एसटीएफ पीछे खड़ी होगी। हाँ, कर रहा हूं। 365 दिन का अखबार आपका पेपर है आउट। 100 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन वही होंगे जो पिछले 365 दिन के अखबार में जरूर छपे होंगे। सबसे बढ़िया सॉल्व करना है, 365 अखबार रख लो, पूरा यूपीएससी का पेपर सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन अब तुम कहो कि 3 घंटे में उसे पलट भी पाएंगे, तो तोते उड़ जाएंगे। तो उसका तरीका क्या है कि जैसे गांव में एक आदमी था, वो भैंसे को उठा के कंधे पे ऐसे घूमता था और पूरी दुनिया देखने जाती थी। अरे यार, पता है उस गांव में एक आदमी है, राम मनोहर नाम है, वो भैंसे को ऐसे कंधे पे रख के पूरा चक्कर मार के और भैंसे को उतार देता है। भैंसा कितना बड़ा, आदमी कितना बड़ा, लोग देखने जाते थे। लेकिन फिर लोगों ने पता किया कैसे ऐसा होता है, तो पता लगा कि ये बिना पढ़ा लिखा आदमी गाय भैंस का काम करता था। एक दिन इसकी भैंस ने बच्चा दिया, बच्चा प्यारा लग रहा था, उसने उसे कंधे पे ऐसे रखा, 2-4 चक्कर घूमा, फिर दोपहर में भी घूमा, शाम भी घूमा, रोज वो यही काम करता था। जब चारा डालने जाता था, उसको उठा के कंधे पे एक चक्कर मारता था। अब धीरे धीरे भैंसा अपना वजन बढ़ा रहा था, और उस आदमी को क्योंकि 3 बार उठाने की आदत थी, तो वो अपनी स्किल बढ़ाता जा रहा था। और फिर क्या था
कि भैंसा बहुत बड़ा हो गया तब भी वो उठा लेता था। ये आदमी का जो शरीर है ना, और स्पेशली भारतीय आदमी का, आजकल देख रहा है ट्विटर का सीईओ अग्रवाल साहब बन गए हैं। कल से जो बधाइयों का तांता चल रहा है, अभी ट्वीट पे ही मैं एक ट्वीट देख रहा था बैठा हुआ, लिखा है कहीं ट्विटर का नाम अग्रवाल ट्विटर ना हो जाए, इतनी बधाई कल से चल रही है। बहुत सामान्य परिवार का बच्चा, लेकिन उसने क्या किया, इंजीनियरिंग के साथ अपनी स्किल बढ़ाता चला गया। आज सबसे बड़ी तारीफ तो यह हुई है कि दूर संचार की जितनी बड़ी कंपनियां उनके सीईओ भारतीय हैं। ये भारतीय क्यों हैं? आज अमेरिका में इस पर बात चल रही है। क्या भारतीयों के पास ऐसा क्या है? तो मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या है। हम लोग इतने फिट लोग हैं कि हम हर परिस्थिति में काम कर सकते हो, हमारा शरीर वैसे ही ढल जाता है। अभी आप लोग, दिसंबर का महीना है, कोट पहने खड़े हैं, आज शुरू हुआ है। अभी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हम लोग अप्रॉक्स 0 डिग्री में जी रहे होंगे, खुले में, गांव में, किसान आदमी, पेड़ के नीचे, कोई हीटर नहीं, कोई गीजर नहीं, कोई बहुत अच्छी रजाई और बंद कमरा एयर टाइट नहीं, पेड़ के नीचे बैठ के जी रहा होगा। और ठीक 6 महीने बाद लगभग 50 डिग्री, न कोई फ्रिज, न एसी, न पंखा, वो तब भी जी रहा होगा। लेकिन यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग और अफ्रीका के लोग एक ही तापमान में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। ये प्राकृतिक विशेषता है भारतीयों की। हमारे पास संसाधन न हो तब भी वही रिजल्ट दे देंगे, जब संसाधन हो तब भी वही रिजल्ट दे देंगे। इसीलिए आईएएस के रिजल्ट में एक बहुत सीनियर आईएएस का लड़का भी सिलेक्ट होगा और रिक्शे वाले का भी लड़का सिलेक्ट होगा, कोई अंतर ही नहीं होगा। क्या संसाधन उसके और क्या संसाधन उसके, तुलना ही नहीं होगी, किताबों की तुलना नहीं होगी, पढ़ने की, रहने की, और हर रिजल्ट में आप ऐसे कुछ चेहरे देखोगे। ये हमारी विशेषता है। आज से आप भी वो विशेषता अपने अंदर पैदा करो कि परिस्थितियों को दोष देना बंद। कोई भी भारतीय अगर जो कंडीशंस को अपना बहाना बनाता है तो वो भारतीय नहीं है, झूठा है। हम लोग कंडीशन का मामला ही नहीं हम पे लागू होता। हर मौसम में, हर समय में, हर तरह से परफॉर्म करेंगे। तो आज से 365 दिन पढ़ाई है, कोई त्योहार नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई मतलब नहीं। 365 दिन न्यूज़पेपर, मैगजीन और एटलस। और एटलस लगातार वो जगह, चाहे भारत की हो चाहे दुनिया की हो, तुरंत एटलस देखनी है। फिर जो सिलेबस है, अलग अलग यूनिट, उसमें टीचर यहाँ क्लास लेंगे, तुम्हें स्टडी बुक्स बताएंगे, टेक्स्ट बुक बताएंगे, उनकी स्टडी करनी है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं। सिलेबस तुम लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो ग्रुप में मैं भिजवा दूंगा, मैं ही पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। सिलेबस पीटी का अलग, मेंस का अलग। सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, दो चीजें आपके पास जिस दिन तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिस दिन सिलेक्ट हो रहे हैं, तब तक चाहिए। क्या? सिलेबस ये बताता है कि चलना शुरू कहां से करना है, और क्वेश्चन पेपर ये बताता है कि चल के जाना कहां तक है। इतने बड़े सिलेबस में यहां जो मेंटर आएंगे, या मैं भी सिविल सर्विस मेंटर हूं, तो मैं क्या करता हूं, सिलेबस देखता हूं, क्वेश्चन पेपर देखता हूं, हर साल ईमानदारी से देखता हूं, और फिर तुम्हें बताता हूं कि बेटा ऐसे कर लो। दूसरी यही चीज इंट्रोडक्शन है परीक्षा का, तैयारी का, इसलिए बता रहा हूं कि आज से कॉपी करना बंद कर दीजिए। इस सिविल सर्विस में जो टॉपर्स लोग होते हैं उनके इंटरव्यू देखोगे तो वो कहेंगे कि कॉपी करना बंद करिए। दूसरों से ये मत पूछते रहिए आपने क्या किया था, नोट्स बना के पढ़े थे या बिना नोट्स बनाए, नीली कलम से लिखते थे कि काली से, ये सब बकवास है। टिफिन में खाते थे, खाना बनवाते थे, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं। मतलब जब तुम्हारी अंगूठे की छाप और रेटिना दूसरे से मैच नहीं करता, तो तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारे टेस्ट एट्रीब्यूट्स और तुम्हारे ब्रेन मैच करेगा दूसरे से। एवरी पर्सनैलिटी यूनिक पर्सनैलिटी, तुम विशेष हो अपने आप में, अपनी विशेषताएं जानो और वैसे काम करो। कोई एक रास्ता नहीं है, लेकिन एक रास्ता चुनो और पकड़ लो और लक्ष्य पा जाओगे। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। ठेके पे नहीं जाना है। यहां जो मधुशाला है उसका मतलब है लक्ष्य, जो तुम्हारा लक्ष्य। नहीं सोचो अर्थव्यवस्था कंधे को उठानी है, चलो उधर सर ने कहा है कोई रास्ता पकड़ो। रास्ता क्या? पढ़ाई लिखाई, सिलेक्शन तुम्हारा मधुशाला है, वहां जाना है तुम्हें, और आज से शुरू कर दो, अपना रास्ता चुन लो। लेकिन बीच बीच में जहां अटको भटको, कोई तिराहा चौराहा आए, वहां मेंटोर से पूछ लो, सर इधर या इधर। कोच सिर्फ इतना ही काम करेगा।
अगर जो आप अपेक्षा करें कि दीपक चोपड़ा का कोच काहे नहीं गोल्ड ले आया, मतलब जग रहे हो जगते रहना, बड़े मन से बोलने आया हूं, सो मत जाना। नीरज चोपड़ा का कोच से आप अपेक्षा करो कि वो गोल्ड क्यों नहीं ले आया, वो गोल्ड नहीं लाएगा। गुरु आचरेकर सचिन नहीं होंगे, सचिन सचिन होंगे, गुरु आचरेकर आचरेकर होंगे। कोच का काम होता है बताना, हम वही बात यहां बताएंगे। असाध्य वीणा एक ही बज रही थी, सुनी सबने अलग अलग थी। हिंदी के सिलेबस में यूपीएससी असाध्य वीणा एक कविता है, बहुत शानदार कविता है। टीचर एक ही यहां से बोलेगा, बैठे हुए 200-300 लोग उसे अलग अलग सुन रहे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे अपने गुण और विशेषताएं, अपने गुण और विशेषताओं पे काम करो। बस हमसे रास्ता पूछो, किताब कौन सी, पहले कौन सी, बाद में कौन सी, लेकिन पढ़ना तुम्हें होगा। अपने ही मरने से मोक्ष मिलेगा, मर दूसरा जाए मोक्ष हमें मिल जाए, भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य। तो कोई भी सफलता, कोई भी लक्ष्य, कोई भी मोक्ष आपको अपने परिश्रम से मिलेगा, खुद की आहुति देनी पड़ेगी। तो आज से गंभीर प्रयास। अब दूसरे पोर्शन पे आते हैं, सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बेसिकली क्या है? ये नया इंट्रोडक्शन हुआ, नया सिलेबस शामिल किया गया। यहां पे जरूरी शब्द समझ लेना, एप्टीट्यूड। इसको हिंदी में कहते हैं मनोवृत्ति, और दूसरा टर्म होता है एटीट्यूड, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिवृत्ति। ये दोनों शब्द का मतलब समझ लो, दोनों अलग अलग हैं। हम अक्सर बोलते हैं कि उसका एटीट्यूड पसंद, निकलेंगे सर? हाँ, हम भी 3 बजे से 3 से पहले फाइंड अप करेंगे। हाँ, आप 2 शब्द बोलते सर, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। सर हम तो आपका आशीर्वाद देते हैं, आप हमारे बच्चों को दें, डायरेक्ट मिले इन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिपाठी जी। मैं ही बैठा हुआ था और आपने मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मेरी उस स्टूडेंट लाइफ की, जब मैं कंपटीशन की लाइफ में जी रहा था, उस बैग में मुझे आपने वापस भेज दिया और वही चीज़ों को मैं सोच रहा था। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना है, जो सिविल सर्विसेज के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आप यहाँ पर विद्यार्थी बन करके ही आप आइए। जब मैं आपको विद्यार्थी की बात कह रहा हूँ तो विद्यार्थी के गुणों से आप अपने को ढाल करके तब ऐसे गुरुजनों से, ऐसी फैकल्टी से आप शिक्षा लीजिएगा। बहुत अच्छे टिप्स मिलेंगे आपको। विद्यार्थी जीवन क्या होता है, पढ़ करके आप आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेष्टा आपकी कौवे की तरह हो। चेष्टा का मतलब है सतत अध्यवसायी रहिए। अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे ना कि आप 10 घंटे पढ़ करके फिर आप रेस्ट ले लीजिए, रेस्ट ले करके फिर 4 घंटे पढ़िए। तो पढ़ाई में कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। वो प्यासे कौवे की कहानी की मैं बात कर रहा हूँ, सतत अध्यवसायी बनने की बात। कार्य चेष्टा वको ध्यानम। बगुला नदी के किनारे जब रह करके अपने शिकार को करता है, आप लोगों ने देखा होगा तो उसकी ध्यान की मुद्रा क्या रहती है। तो जब आप यहाँ सीख रहे होते हैं तो आपको अपने फैकल्टी, अपने कोच, अपने गुरु की वाणी के अतिरिक्त आपको कुछ भी सुनाई नहीं देना चाहिए। ये ध्यान आपका होना चाहिए। निद्रा स्वान की होनी चाहिए। आप जानते हैं कि कुत्ते का स्वभाव होता है, कितनी भी गहरी नींद में हो, अगर उसके पास से आप गुजरेंगे तो उसकी नींद टूट जाती है। तो विद्यार्थी जीवन में आप अपने आचरण में कुंभकर्णी नींद से बचिएगा, क्योंकि आपको चिंता होनी चाहिए कि मुझे कब उठना है, कब जाग करके मुझे पढ़ना है, कब सो जाना है, कब मुझे भोजन करना है। ये सब चीज़ें आपकी नियत होनी चाहिए। अल्पाहारी इतना भोजन करिए कि आप बैठ करके 8 घंटे 6 घंटे पढ़ सकिए। और गृह त्यागी की बात है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा परिवार में, घर में घुल मिल करके रहने से फिर चीज़ें
आपका जो माइंड सेट है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये जो लक्षण है बताए गए हैं, इन चीज़ों को आप विद्यार्थी बन करके अनुशीलन करके ही आप आइए, और आपका सौभाग्य है। ये महत्वाकांक्षी योजना उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए है वास्तव में जिनके पास स्रोत नहीं है, संसाधन नहीं है, और आप सौभाग्यशाली हैं कि सर्वोच्च उत्कृष्ट कोटि के यहाँ पर शिक्षक आपको फैकल्टी उपलब्ध है जो आपको यहाँ पर सारे टिप्स देंगे। और मैं जब कह रहा था कि मैं अपने बाइक में चला गया था, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उस समय कोचिंग की सुविधाएं ना के बराबर थी हम लोगों के टाइम में, और गुरुजनों का जो चीज़ था यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाना वही हम लोग जो है अध्ययन करते थे, और स्वतः से चीज़ों को पढ़ करके बहुत बाद में जान पाए कि हमने कितना खो दिया। जैसे अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि आपको क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ देना है। वास्तव में बहुत कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन उतनी चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। हमारा ध्यान फोकस होना चाहिए सिविल सर्विसेज के उन चीज़ों पर जो उसके अपने सिलेबस होते हैं, उन चीज़ों पर जो पेपर्स में अनावश्यक नहीं जाना होता है, बल्कि उन चीज़ों को आपके साथ करना है जो उसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो हमें इन चीज़ों के प्रति भी अवेयर रहना है। समाज में, सोसाइटी में, प्रदेश में, नेशन में और इंटरनेशनल स्तर पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे आपको रूबरू होना है, उनके प्रति आपको चिंतनशील रहना है। तो इसके साथ आपको पढ़ना, एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि थोड़ा अंतर होता है जब आपका एकेडमिक मजबूत रहता है। तो जैसे अभी आदरणीय त्रिपाठी जी आपको 4 भागों में बांट करके दिखा रहे थे, जब एकेडमिक मजबूत रहता है तो 25% ऐसा होता है जो सब कर लेते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। 25% तैयारी करके होती हैं और 25% आपका एक बहुत हार्ड वर्क होता है जिसमें विश्लेषण होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें आपकी सरल हो जाती हैं। तो तीसरी चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप जो नहीं किए हैं वो भी आप मेहनत करके ले आइए अपने को। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, मध्यम में होते हैं, कोई कमज़ोर होता है, लेकिन हर व्यक्ति, हर बच्चा कोई न कोई खास विशिष्टता लिए हुए पैदा होता है। मैंने बहुत सारे लोग आए होंगे, मैंने अपने पहले दिन जब यहाँ पर उद्घाटन हो रहा था तो मैंने कहा था जितने भी लोग बैठे हुए हैं आपके अंदर पोटेंशियल बहुत भरा हुआ है, बहुत इन्नेट है, असीम पावर है आपके अंदर, लेकिन इस पोटेंशियल को, इस संभावना को आपको अपने अंदर से बाहर निकालना है। तो जो कोच का स्वरूप होता है, आपकी उस संभावना को परखना होता है, परख करके बताना होता है और उसे दिशा देनी होती है। लेकिन मेहनत, प्रैक्टिस सतत आपको करनी होती है। आपके अपने स्टूडेंट लाइफ से ये पता चल जाना चाहिए कि आपके सोने का, आपके जागने का, पढ़ने का, खेल कूद करने का नियत समय लोग जाएं तो पता होना चाहिए कि फला व्यक्ति, फला स्टूडेंट जा रहा है, उसके खेलने का टाइम है। आप पढ़ने बैठे तो परिवार वाले जान जाएं कितना टाइम हो गया है, बच्चा हमारा पढ़ने के लिए बैठ गया है। अब इससे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें संयमित हो जाती हैं। जब आप अपने जीवन में पढ़ाई करते समय ये चीज़ें प्रैक्टिस में ला लेते हैं तो क्या अंतर आता है। बताना चाहता हूँ कि आपका जो स्वास्थ्य है ये बेहतर रहेगा, आपको बीमारी नहीं घेरेगी, क्योंकि बॉडी जो है सब चीज़ें एडजस्ट कर रही है। अनियमित दिनचर्या बीमारी का कारण होती है। और क्या होता है, आप अच्छा परिश्रम करिए, नियत कंटिन्यूअस में करिए तो प्रेशर भी आपका पढ़ाई के टाइम से ही कम होता है। और जो सारी टिप्स आपको दिए जाएंगे, 21 लाख की परीक्षा अभी जो ये बाधित हुई है, 21 लाख बच्चे बैठे थे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों से। 10 लाख स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में बैठ रहे हैं, देते देते उनकी संख्या कम हो जाती है, पद आपका बहुत कम होता है। तो एक प्रेशर तो बाहर आता है कि इतने बच्चों के बीच में मुझे बैठना होता है, आखिर क्या होगा। तो ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए
ये सारी चीज़ें आपको टिप्स में बताई जाएंगी। लेकिन अंततः मेहनत से, प्रैक्टिस से आपका प्रेशर जो है अपने आप कम होता है, और जब आपका अध्ययन क्षेत्र बढ़ जाता है तो आपका एक कॉन्फिडेंस का लेवल भी आ जाता है, और कॉन्फिडेंस का लेवल ही प्रेशर को रिमूव करता है। जैसे जैसे आप मेहनत के द्वारा आप खुद देखेंगे, अपना विश्लेषण करेंगे कि हमारे ये चीज़ तैयार हो गई, किताबें पलटते ही आपको पता चल जाता है कि हमारी तैयार है। हम लोग जो है लास्ट में, मैं आपको बताऊं कि 10-10 किताबें, 15-15 किताबें जिस दिन परीक्षा अगले दिन होनी है उससे पहले मैं सब पन्ने पलट लेता था। मुझे ये पता होता था कि मेरा सब कुछ तैयार है। मुझे यहाँ तक पता होता था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी गई है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। लेकिन कुछ चुनौतियाँ होती हैं समाज में, जो घट रही घटनाएं हैं उनके प्रति निश्चित तौर पर आपको चिंतित होना पड़ता है। किताबों में कहीं नहीं लिखी होती है वो चीज़ें, किताब में कहीं नहीं लिखी होती है, लेकिन वो विश्लेषण आपको स्वयं से करना होता है। धीरे 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 आपका माइंड डेवलप होता है, आप उन चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं। अभी त्रिपाठी जी जब बता रहे थे तो मेरा अपना कंपटीशन टाइम याद आ गया। मुझे पूछा गया था मुझसे, मैं होम डिस्ट्रिक्ट मेरा पहले सुल्तानपुर, अब आज अमेठी हो गया। आप जानते हैं कि पॉलिटिकली क्षेत्र है वो, वहाँ से नेहरू गांधी खानदान का परिवारिक चुनाव में सदैव लड़ता रहा, और मुझसे ये पूछ लिया गया कि भाई आप मुझे ये बताइए, आप तो अमेठी क्षेत्र से आते हैं और ये नेहरू खानदान तो एक इतनी पॉपुलर पर्सनालिटी है, फैमिली है, ये लोग तो चाहे जहाँ चुनाव लड़े ये तो कहीं से भी जीत सकते हैं, लेकिन फिर अमेठी को ही क्यों चुनते हैं? अब आप बताइए, कहीं किताबों में ये चीज़ मिलेगी? किताब में नहीं मिलती है। आपको अपना मस्तिष्क अप्लाई करना पड़ता है, अपने तरीके से बताना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जा सकती हैं कि ये जगह कहाँ है, ये कौन सी चीज़ है जिस पर ये चीज़ अप्लाई होती है। ये तो आप जो पढ़े हैं उससे निकल के आता है, जिसका उत्तर यही होता है, तो वहाँ तो आपको मान लिया जाता है। लेकिन इसका उत्तर जो है आपको किताबों में नहीं मिल सकता है कि इसका उत्तर दूसरे तरीके से होगा। अगर जो चीज़ बिल्कुल फैक्ट है कि इसका उत्तर यही होगा, मान लीजिए वो भी आपको नहीं आता है, तब फिर क्या आपको नर्वस होने की जरूरत है? बहुत पोलाइटली आपको मना करना है, सर मुझे नहीं आता है, क्योंकि मल्टीपर्पज़ और मल्टीटास्क का एक टेस्ट होता है। आपकी पर्सनालिटी बहुत दूसरे तरीके से डेवलप की जाती है इन सब कंपटीशन के लिए। नहीं आ रहा है, 3 क्वेश्चन वो लगातार पूछेगा कि शायद आपको ना आए, तो वहीं पर आपका पेशेंस ऐसा ना हो कि जवाब देने लगे। आपको बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहिए, सर मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है। कभी कभी ये देखा गया है कि 8-8, 10-10 क्वेश्चन नहीं आता है और लड़का बहुत विनम्रतापूर्वक इनकार करता है, तो वो उसका जेस्चर, नेचर और उसका पेशेंस नाप रहा होता है। कहीं ऐसी कठिन परिस्थिति ना आए या कठिन परिस्थिति दे दी जाए, कहीं कोई घबरा तो नहीं जाएगा। अभी तो त्रिपाठी जी घटनाओं का उल्लेख कर रहे थे ना, एक्सीडेंट का, कौन कैसे उसको नज़र से देखता है। हाथी का उदाहरण दे रहे थे। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं, लेकिन सोचने का अपना नज़रिया है, तरीका है। तो आप जो है व्यक्तित्व आपके संपूर्ण को विकसित करने की एक तैयारी होती है। और जब आप यहाँ पर आए हैं तो बहुत ठोक बजा करके, विचार करके, इंटरेस्ट के हिसाब में आपने अपने सिविल सर्विसेज को विचार किया होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप इस क्षेत्र में आते हैं ग्रेजुएट पास करके, तो यहाँ से आपका करियर शुरू होता है। फिर आप ये सोचते हैं मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। कोई इंजीनियरिंग, कोई जो है बीएससी भी किया होगा, कोई आर्ट ग्रुप का होगा, क्षेत्र सत्य है, लेकिन आप इस सेवा में उतर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके। तो सब्जेक्ट का चयन और ये कैरियर का चयन जो है बहुत मायने रखता है। अभिभावकों का दबाव भी आपके ऊपर होता है, सोसाइटी का दबाव है, लेकिन जब आप निकल पड़े हैं तो फिर आपको बैक नहीं सोचना है। आप बैक में नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ना है। कोई भी चीज़ आपको परास्त नहीं कर पाएगी, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखना शुरू किया, इतना बड़ा महाकाव्य लिखे, तो ये नहीं कि कौन इसको पढ़ करके इसको कितना अच्छा लगेगा या कौन इसको लाइक करेगा, नहीं लाइक करेगा, ये बात वे नहीं सोची। उन्होंने लिखा कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। वो जो मैं लिख रहा हूँ इससे मुझे बड़ी आत्मसंतुष्टि मिल रही है। तो ये बड़ा विषय होता है कि आप पढ़िए
अपने अंतःकरण को ये मानिए कि मैं सेटिस्फाइड हो रहा हूँ और मुझे इसमें बड़ा आनंद मिल रहा है, उसमें घुसिए आप। तो यही सब चीज़ें हैं, आपको बड़े अच्छे अच्छे टिप्स दिए जाएंगे। आप निश्चित तौर पर संसाधनों का अभाव होगा, क्योंकि उन वर्गों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों के बच्चों के लिए ये योजना चलाई जा रही है जो कहीं अच्छी जगहों पे नहीं जा सकते हैं, जिनके पास इनकम का स्रोत नहीं होगा, तमाम अभावग्रस्त जिंदगी होगी। बावजूद आपको सरकार ने इतने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि त्रिपाठी जी का व्यक्तित्व तो मैं अभी पिछली वाले में भी मैं आया था, आपका लेक्चर्स मैंने सुना, मैं यहाँ भी सुन रहा था। तो अच्छा गाइड और अच्छा शिक्षक तो वही है जो अपनी दुनिया में ले जाए। आप भूल जाइए कि किस दुनिया में मैं रह रहा हूँ, बस यही दुनिया है मेरी। मुझे अपना वो जीवन याद आया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डीएन द्विवेदी सर थे, फिलासफी पढ़ा रहे थे, मैं फिलासफी का स्टूडेंट हूँ। इसी तरह का फैकल्टी वो यहीं पे क्लास लेते थे और जितने बच्चे यहाँ थे उतने बच्चे जो है क्लास से बाहर लाइन लगी थी, खड़े होकर के उनके क्लास को नोट करते थे। और आपको बताऊं, उनके शब्दों में जो शब्द बोलते थे रिपीटिशन नहीं होता था, और कभी आप देखेंगे तो उसमें गैप जो है इतने सेकंड में एक के बाद दूसरा शब्द बोलना है, और वही उनमें रहता था फ्लो, प्रवाह और भाषा शैली। तो उनका दिया गया लेक्चर ही नोट माना जाता था। अब मैं उनको कभी भूल नहीं पाता हूँ। तो एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो कि समाज में घट रही घटनाओं को सिलेबस से जोड़ करके आपको चुनौतियों से लड़ने लायक आपको तैयार करता है। ये सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप अभावग्रस्त जिंदगी है, मेरे पास संसाधन नहीं है। आप उसी अभाव को, उसी स्कार्सिटी को अपनी चुनौती, अपना आधार मानिए और आधार बना करके उस पर आगे बढ़िए। कहा गया है कि स्कार्सिटी इज द इन्वेंशन ऑफ एवरीथिंग। अभाव का जो पहिया है वो आपकी सफलता का माध्यम बने, न कि आप उसकी वजह से अपने मस्तिष्क में निगेटिव आइडियाज लाइए। और मैं एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि ये सभी पर लागू होता है, हम लोग भी करते हैं, हम लोगों के साथ भी घटित होता है। आपके मस्तिष्क में दो तरह की विचारधारा समान रूप से चलती है। ये मस्तिष्क है लेफ्ट और राइट, एक निगेटिव चलती रहती है, एक पॉजिटिव चलती रहती है। आप यहाँ पढ़ रहे होते हैं, अचानक आपका मस्तिष्क चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि त्रिपाठी जी ने कितनी चीज़ें पढ़ा दी, आपके यहाँ सब निकल गया, आपको कुछ जान ही नहीं पाए। अचानक आपका मस्तिष्क में जो है फिर वापस आप आते हैं यहाँ पर और पता चलता है कि वो जितना तो पढ़ा दिया गया मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला है। ये क्या चीज़ है? यह भी चीज़ जो है सतत अभ्यास से, कंटिन्यूटी से आती है। और निगेटिव आइडियाज आप अपने अंदर कभी मत लाने दीजिए, इसको दबाते रहना है, पॉजिटिव आइडियाज को हमेशा उभारते रहना है, तभी लाइफ सक्सेसफुल होती है। जीवन के कंपटीशन के क्षेत्र में हो और जीवन के आपके व्यवहारिक क्षेत्र में हो। बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जब पढ़ने बैठते हैं तो पता नहीं चलता है कि किताब में 10 मिनट आप पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद मस्तिष्क चला जाता है, कितनी देर के बाद वापस आता है, सब पढ़ाई बेकार हो जाती है। तो पाठी जी यही तो कह रहे थे, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितनी देर पढ़े, महत्वपूर्ण ये है आपने पढ़ा तो उसका आउटपुट आप कितना ले पाए। और प्रतिदिन आप पढ़िए, तब उस चीज़ को जब अगले दिन में जाइए तो आप ये देखिए कि हमने जो पढ़ा मेरे मस्तिष्क में वो चीज़ बैठी है कि नहीं बैठी मेरी मेमोरी में। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस में सतत ले आनी है। पुरानी चीज़ों को देखते रहिए, दोहराते रहिए, आगे तो बढ़ते रहिए। ये चीज़ ये भी है। अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे ना डीएम की लाइफ को, बिल्कुल सच है। एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और कैसे मस्तिष्क को अप्लाई किया जाता है, आप भी जीवन के क्षेत्र में, कंपटीशन में, सारी चीज़ों को एक साथ आपको देखना है। हम लोग कभी कभी ये होता है, ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि कोई रूल्स रेगुलेशन जो सिद्धांत होता है, वो जो व्यक्ति मेरे सामने समस्या लेकर के आया है, सिद्धांत उस पर अप्लाई ही नहीं होता है। कोई सिद्धांत, कोई नियम उस पर अप्लाई नहीं होता है, लेकिन हम लोग को रिलेट करते हैं, अनुभव से, प्रैक्टिस से उसको सेटिस्फाइड करते हैं और सेटिस्फाइड करके उसको भेजते हैं।
जीवन में ऐसी चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करिए। यहाँ के जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं कि बहुत अच्छी फैकल्टी आपको मिल रही है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि एक दिन तो आप आकर के आपका सर का क्लास लिए, आधा आज का चला है, आधा नेक्स्ट कल होगा, और कल आप आए नहीं तो आपका तो गायब हो जाएगा। ये चीज़ पढ़ाई में बहुत बाधक होती है। इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। आप कंटिन्यूटी प्रोसेस में आप आइएगा और जो पढ़ाया जाए, जो बताया जाए, उसको देखते रहिए। जो चीज़ें टिप्स दी जा रही हैं व्यवहारिक जीवन में, हम लोग जब इसको अध्ययन कर रहे थे आपकी तरह स्टूडेंट लाइफ में, तो बताने वाला कोई नहीं था। बहुत लास्ट में पता चला कि हमने कितना ज़्यादा खो दिया है। अधिक समय व्यतीत हो गया और मुझे मिला बहुत थोड़ा सा था, क्योंकि मेरे पास कोई गाइड नहीं था, कोई उस तरह से लोग नहीं थे जो मुझे इस तरह की चीज़ों को बता पाते। तो अपने तरीके से पढ़ रहा था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, लेकिन वो उसमें उतनी ज़रूरत नहीं थी। कंपटीशन की यही चीज़ें हैं कि मुझे कितना पढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, कहाँ पर ध्यान देना है। इस सारी बातें जो है आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ करके आपको सब चीज़ें गाइड मिलेंगी। तो मेरी आपको शुभकामना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, आप सक्सेस होंगे। सक्सेस हो करके यहाँ से निकलेंगे, अपने माता पिता का, समाज का, सोसाइटी का नाम रोशन करेंगे, और जो आपके अंदर की चीज़ है जिसे आप लेने के लिए आए हैं, उसमें आप निश्चित तौर पर सक्सेस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर आपके ये आशीर्वचन इन बच्चों को इनके करियर में और इनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी देर समय देने के लिए। और सत्र का प्रथम व्याख्यान था और उसमें आपकी उपस्थिति रही। यही इन विद्यार्थियों की भी उम्मीद है। तालियों से आप समर्थन कर सकते हो कि सरकार आशीर्वाद आपको लगातार दे। When experience speaks, knowledge should be silent. जब अनुभव बोलता है तो ज्ञान को चुप हो जाना चाहिए। और आप लोगों को बहुत अनुभव है, आप लोगों से हम लोगों को बहुत सीखना है। धन्यवाद सर। मैं बात कर रहा था सेकेंड पेपर के लिए सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दो टर्म होते हैं और दोनों का अपना अलग मतलब होता है। आपको यहाँ पे अपने एप्टीट्यूड को पहचानना है, और इसीलिए सिर्फ सिविल सर्विस में नहीं, हर एग्जाम के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होने शुरू हो गए। टीचिंग का आप एग्जाम देते हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रेलवे एप्टीट्यूड, बैंकिंग एप्टीट्यूड, हर जगह एप्टीट्यूड का परीक्षण होता है। जो डिफेंस सर्विसेज के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, एनडीए सीडीएस, उसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। 5 डेज आपका इंटरव्यू चलता है। एक पूरा जिसे एसएसबी बोला जाता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो 5 दिन का एग्जाम होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको परखा जाता है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, रक्षा की जिम्मेदारी है डिफेंस के पास। यहाँ आपको अपना एप्टीट्यूड पहचानना है और उसके लिए कुछ यूनिट्स बनाई गई हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों में से किसी ने लेक्चर दिया, 3 घंटे का लेक्चर दिया, उसमें से काम का क्या था वो सटीक निकाल लिया। ठीक, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्किल होती है। पूरी चीज़ों में से काम की चीज़ उठा लेना, पानी पानी छोड़ देना, दूध दूध पी लेना, जो हंस का काम होता है उस तरह से। दूसरी यूनिट होती है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और साथ ही साथ इंटरपर्सनल स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये मालूम हो, हर बात सुनी जाती है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि बात कही कैसे जाती है, सलीका क्या होता है, तरीका क्या होता है। और आज प्रशासन में बहुत ज़रूरत है इसकी। अगर जो आपको बातें बोलनी नहीं आती, कन्वे करनी नहीं आती, तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। आप प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं, आप पब्लिक को कुछ बता रहे हैं और आप बोल कुछ का कुछ गए, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल। साथ ही आप जब जिले में काम करते हैं तो 55 विभाग, 55 अधिकारी, उन सबके साथ आपका जितना बेहतर कम्युनिकेशन होगा, रिजल्ट उतना बेहतर होगा। इंटरपर्सनल स्किल्स, इन्हें कहते हैं आईपीएस। इंटरपर्सनल स्किल्स का खेल क्या होता है? जिसमें कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें मोटिवेशन स्किल, जिसमें लीडरशिप स्किल, जिसमें मोरल पावर्स, कि एक दूसरे के बीच व्यवहार, दो पर्सनालिटी के बीच में
और यही होती है टीम बिल्डिंग। जिसकी जितनी अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं उसकी टीम उतनी बेहतर होती है, वो उतने बेहतर परिणाम देता है, वो उतना बेहतर मोटिवेट करता है। तो सेकेंड यूनिट इस पे रखी गई। थर्ड यूनिट आपकी है जनरल मेंटल एबिलिटी, कि दिमाग आपका काम करता हो। किसी पागल को जिलाधिकारी बना दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर चौथी यूनिट होती है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णयन और समस्या समाधान। सामान्यतः हमें लगता है इस स्किल में ऐसा क्या है, कोई भी निर्णय ले सकता है, लेकिन दोस्त सोचना निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। 12th के बाद हम बीए करें या बीएससी, यही बहुत कठिन होता है। और बीए करें तो फिर कौन सा विषय लें, कॉलेज चुने तो कौन सा चुने, जबकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और पढ़ना भी है तो तुम्हारे जीवन पे वो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि अच्छा पढ़ोगे तो जरूर अच्छा करोगे चाहे जो पढ़ो, और खराब पढ़ोगे चाहे जो पढ़ो तब भी खराब ही रहोगे। लेकिन फिर भी पूरा खानदान, रिश्तेदार, जान पहचान सब पीछे लग जाते हैं कि क्या मामला है। क्लास में हूं, अभी आ रहा हूं। हाँ, HDFC वाले आ जाए, साइन कर देना तब, लेकिन रोके रहना, मैं आ रहा हूं। हाँ, साइन करो, मैं आ रहा हूं। ठीक, हमें लगा था 1.5 घंटे का सेशन होगा, इसलिए हमारे टाइम पूरा हो गया, बस खत्म कर रहा हूं। तो व्यवधान हो गया बीच, इसलिए सर्विस की मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। आप डांट दें कि समय हो गया 1.5 घंटे। तो डिसीजन मेकिंग बहुत टफ टास्क है, आसान नहीं होता, और जब आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो तब और कठिन हो जाता है। लेकिन निर्णय लेने की आदत होनी चाहिए। समाज में ज्यादातर भीड़ वो होती है जो निर्णय नहीं ले पाती, निर्णय लेने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। और आप जहां जा रहे हो वहां आपको रोज निर्णय लेने हैं, और आपके निर्णय से लाखों लोगों पर असर पड़ना है। ऐसे समय में और कठिन होता है। तो डिसीजन मेकिंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई समस्या लेके आया आपने उसकी और बढ़ा दी। कैसे? कहा कि हमारी भैंस बीमार हो गई, आपकी भी हुई थी, आपने क्या किया था? कहा 2 किलो तेल पिला दिया था। गए 2 किलो तेल पिला दिए, भैंस मर गई। लौट के आए, कह रहे हमारी भैंस तो मर गई। कहा मर तो हमारी भी गई थी, आपने आगे पूछा ही नहीं था। आपने पूछा कि क्या किया था, मैंने उतना बता दिया था। तो ऐसे समस्या समाधान नहीं करना है कि समस्या और बड़ी हो जाए। समस्या के समाधान में ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास आया उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। उसके लिए आपको अपनी पूरी क्षमता लगानी होती है। अपनी समस्याएं तो आदमी निपटा नहीं पाता है। यहाँ तो ऐसी जगह आ रहे हो जहां दूसरों की ही निपटानी है, और इतनी होंगी दूसरों की कि सर्वम दुखम दुखम, हर आदमी दुखी मिलेगा और आपको अपनी समस्याएं खुद ही भूल जाओगे। डीएम को कोई अपनी समस्या ही नहीं होती। किसी डीएम को बीमार तुम कभी नहीं सुनोगे। बीमार होगा तो भी दवाई खा के बैठा होगा, ऑफिस में साइन कर रहा होगा, क्योंकि जिला नहीं रुक सकता, प्रदेश नहीं रुक सकता। आज तक पिछले 7-8 साल में सुना हो कि मोदी जी की तबीयत खराब। तबीयत नहीं खराब होती, उसके इलाज होते हैं, तरीके होते हैं, काम तो करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। मैं क्लास पढ़ाता हूं पूरी साल, कभी आज तक जब से मैं अध्यापक हुआ ऐसा नहीं हुआ कि आज मैं क्लास, मेरा शेड्यूल था मैं ले नहीं पाया। या तो रीशेड्यूल हो जाए, और शेड्यूल है तो फिर क्लास होगा, चाहे जो हो जाए। ये काम के प्रति कमिटमेंट। तो जो बाद में आपको दिखाना है वो आज दिखाना है, तैयारी में दिखाना है, कोई क्लास मिस नहीं होना चाहिए। फिर अगली यूनिट है जनरल मैथ। सामान्य गणित क्यों रखा जाता है कि अन्य विषयों को पढ़ने का जो ब्रेन का फंक्शन होता है वो अलग होता है, मैथ का फंक्शन अलग होता है। सामान्यतः हम जो भी विषय पढ़ते हैं उसमें इमेज चलती है ब्रेन में। हमने नदी बोला, हमने पहाड़ बोला, एक तस्वीर दिमाग में आती है, मेमोरी इमेजेस में होती है। लेकिन मैथ ऐसा होता है जिसमें कोई इमेज नहीं होती। इसलिए वहां पे क्या चलता है कि वहां पे आपको कैलकुलेशन में जाना होता है, आपको उसके आधार पे काम करना होता है, बिना तस्वीरों का एक मामला। तो आपका ब्रेन फंक्शन दोनों तरह का है या नहीं, इसलिए मैथ। और फिर रीजनिंग फॉर कॉजेशन, कार्य कारण सिद्धांत पैदा करने के लिए हर काम का कोई कारण है, तो कारण पे आपका ध्यान होना चाहिए। इस सब चीज को सिलेबस में एप्टीट्यूड के नाम पे रखा गया है कि आपका एप्टीट्यूड सिविल सेवक का होना चाहिए। आप प्रोफेसर बहुत अच्छे हों लेकिन आप अच्छे प्रशासक नहीं हो सकते। हो सकता आप डॉक्टर बहुत अच्छे हो सकता आप नेता बहुत अच्छे हो सकता आप अभिनेता बहुत अच्छे हो,
हर काम के लिए अलग गुणों की जरूरत है और हमारे अंदर वो गुण चाहिए हैं जो प्रशासक के लिए बेहतर है। ठीक, बहुत सारे अधिकारी हमारी तरह नहीं बोल पाएंगे जैसा मैं बोलता हूं, लेकिन वो अच्छे अधिकारी हैं क्योंकि उनके बोलने के गुण की वहां बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन अध्यापक होने के लिए पहला गुण है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता हो, आप बोलते ठीक हो, आपकी भाषा पे पकड़ हो, आप विद्यार्थियों को अपने साथ कनेक्ट करने की क्षमता रखते हो। लेकिन जिलाधिकारी के अलग गुण और विशेषताएं हैं, तो आपको उन पे भी काम करना है। और ये ध्यान रखिए कि ये जो एप्टीट्यूड है बेसिकली कहा दिया जाता है कि ये जन्मजात होता है, लेकिन रिसर्चेस कहती हैं कि हम उसमें चेंजेस पैदा कर लेते हैं। 21 दिन नियम से कोई काम करें तो हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। पढ़ने में रिवीजन का भी बड़ा ध्यान रखना है। रिवीजन का इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि याद करने के कुछ नियम है तो भूलने के भी कुछ नियम है। जो भी आप पढ़ें वो 24 घंटे से पहले फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि स्कूल में जो पढ़ के जाओ शाम को रिवीजन कर लो, अगले दिन स्कूल में आने से पहले रिवीजन कर लो। फर्स्ट रिवीजन विद इन 24 आवर, सेकेंड रिवीजन विद इन वीक, एक सप्ताह के अंदर आप दोबारा रिवाइज कर लें 7 दिन के भीतर, और थर्ड रिवीजन होता है विद इन 3 वीक। 21 डेज से पहले आप थर्ड रिवीजन कर लें, और जो इसने 3 रिवीजन किए और विद इन टाइम लिमिट किए उसको कभी वो चीज नहीं भूलती। तो भूलने और याद करने के नियमों पे भी, यहां जब हम मेंटोर हैं, यहां जब हम कोच हैं, तो हम आपको यही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आज हमने जितनी भी बातें बता दी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो कुछ लोग आज से फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और यहीं से अच्छे विद्यार्थी और बुरे विद्यार्थी का अंतर शुरू हो जाएगा। पूरी साल में कहता रहता हूं, फिर भी कई विद्यार्थी होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं पढ़ते। कुछ विद्यार्थी होते हैं नहीं, सर ने कहा है आज से ही पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, सर ने बोला था, तो उसी दिन से पढ़ना शुरू करना है। आप सबको पढ़ना है, हर चीज को वैसे ही गंभीरता से लेना है, और आगे हमारे सेशन होते रहेंगे, कुछ सिलेक्टेड लोग भी आते रहेंगे। कल से आपका एकेडमिक सेशन शुरू हो जाएगा। आज जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन था, अभी मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा। कल से आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्लास शेड्यूल है, जैसा मैं शेड्यूल देख रहा था वो शेड्यूल बनता रहेगा और आपको मिलता रहेगा। किसी के मन में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, आज की बातचीत से कोई प्रश्न, फटाफट पूछ डालो जल्दी जल्दी, जो भी मन में हो। आज का ये सेशन इसीलिए है, सारी बातें पता है, सारे डाउट। हिंदी में कोई भी अखबार आप पढ़िए, चाहे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जो यहाँ इजीली मिलते हैं। दिल्ली से आप दैनिक भास्कर, जनसत्ता, कोई भी अखबार, हर अखबार की कुछ खबरें वही होती। राष्ट्रीय खबरें पढ़नी है, लोकल खबरें नहीं पढ़नी है। राष्ट्रीय खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हर अखबार में होती हैं। हाँ, हिंदू में बहुत ज्यादा मैटर होता है, उनमें इन अखबारों में तुलनात्मक कम होता है। तो हिंदू जो खरीदते हैं वो पूरा पढ़ भी नहीं पाते। आप कोई भी नेशनल एडिशन ले लीजिए, वो ठीक है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान एक लीजिए और नियमित फिर उसी को पढ़िए। ये नहीं कि आज एक फिर कल दूसरा, परसों तीसरा। ये नियम पूरी पढ़ाई में रखिए। एक किताब 20 बार पढ़नी है, न कि 20 किताबें एक बार पढ़नी है। पॉलिटी पढ़नी है तो एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए और 20 बार पढ़ डालिए, आपसे पॉलिटी का कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन आप 20 किताबें एक बार पढ़िए तो मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। लेकिन अगली लाइन मत बोलना नो स्टडी नो कंफ्यूजन। स्टडी तो करनी है लेकिन विदाउट कंफ्यूजन करनी है। इसलिए एक किताब को 20 बार पढ़ना है। और कोई डाउट किसी का? यस सर, जैसे आपने बताया कि प्रशासक के गुण जो है हमें शुरू से मतलब विकसित कर लेने चाहिए, तो सर किस तरह के गुण जो हमें आज जितने बता दिए इतने कर लो, उसके बाद अगले बता दूंगा। टाइम टेबल बना लो, नियमित हो जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ने लगो, अपने पहनने बोलने भाषा पर ध्यान देना शुरू कर दो। पूरे दिन वही भाषा बोलो जो तुम्हें इंटरव्यू में बोलनी है, वही पढ़ो जो तुम्हें मेंस में लिखनी है। होता क्या है, हम घर में तो बात करेंगे देसी में, देसी भाषा होती है ना, बोली जिसे कहते हैं, फिर वही शब्द हम मेंस में लिखाएंगे, वही इंटरव्यू में निकल जाएंगे। तो क्या होता है, नंबर कट जाते हैं। आप जिस भाषा में, तो ये छोटे छोटे तो आज हमने बता दिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, नियमों का पालन करना, अपने को उसी तरह से सोचना,
अपना टाइम टेबल बना लेना, हर चीज पे फोकस रखना, हमारा उद्देश्य क्या है, फालतू बकवास में न उलझना, इतना ही शुरू कर लो तो अपने आप औरों से अलग होने लगोगे, भीड़ से छटने लगोगे और धीरे धीरे उस ओर आगे बढ़ने लगोगे। भाषा पे कमांड होने लगेगी, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो, टाइम टेबल बना लो, खान पान नियंत्रित कर लो, दोस्ती, ऐसा नहीं कि सब छोड़ दो उससे ही सिलेक्शन होगा, तो मशीन हो जाओगे, आदमी भी बने रहना है। मस्ती भी होती है, वो होता है ग्रह त्यागी वाला कॉन्सेप्ट। क्या था बेसिकली सर बता रहे थे, वो भी है और साथ में ये है कि सुविधाओं का त्याग। घर माना जाता है सहूलियत के लिए, बढ़िया बिस्तर, बढ़िया बैठो, खड़े करो, सजा थोड़े ही कोई मस्त रहो, हमें मिली है सजा खड़े हो, तुम तो बैठो, डल्लक की कुर्सी है, ठीक है। इतनी आरामदायक कुर्सी पढ़ने के लिए नहीं होनी चाहिए, यही ग्रह त्यागी है, ठीक है। गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो वहां पर संसाधन नहीं रखे जाते थे, कठिन परिश्रम, अच्छा बिस्तर होगा तो 8 घंटे नींद नहीं खुलेगी, लेकिन एक काम भर की नींद सोने के बाद आपको फिर काम में लग जाना है, ठीक। तो सुविधाओं के पीछे मत भागो, सहूलियतों के पीछे मत जाओ। जीवन संघर्ष का नाम है और जितना आज से संघर्ष बढ़ा दोगे उतना आगे जीवन चमकता हुआ दिखेगा, निखरा हुआ दिखेगा। जो भी तय करते हो उसके लिए प्रयास शुरू कर दो। और कोई क्वेश्चन? इतना ही कर लो जितना भी। हाँ सर, पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी आवश्यक रहेगी? एनसीईआरटी हर विषय की आवश्यक है, चूंकि वो सिलेबस के लिए जरूरी नहीं होती, आपका दिमाग खोलने के लिए जरूरी होती है। बैठ जाओ, जरूरी है। इस साल आईएएस के पेपर में राज्य पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज स्टेट। पॉलिटी जब मैं पढ़ाता हूं यही शुरू करता हूं, लेकिन वो क्वेश्चन सीधा 9th की एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर में, लास्ट में जहां पे ग्रोसरी दी होती है, शब्दकोश दिया होता है, वहां पे दिया गया है, वहीं से उठाया था। 8th की एनसीईआरटी, 6th की एनसीईआरटी, ऐसा क्वेश्चन उठा लाएगा यूपीएससी जो और जगह खोजते रहो, कहां एनसीईआरटी से। उसमें जो चित्र बने होते हैं, जो फिगर बने होते हैं, जो शब्दों के मतलब होते हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी हर चीज की जरूरी है क्योंकि वही सरकारी किताब है। हाँ बेटा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए हम पढ़ते हैं तो उसमें सर प्री के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है क्या, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए? फॉरेस्ट सर्विस टोटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक सब्जेक्ट, बट 2013 से प्रीलिम्स मर्ज कर दिया गया, इसका फॉरेस्ट सर्विस का और सिविल सर्विस का। तो पेपर एक आएगा तो पढ़ाई एक होगी, पेपर ही दूसरा नहीं होगा तो अलग से क्या पढ़ोगे। वही पेपर सिविल सर्विस वाले को, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, सिविल सर्विस का जब नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल करेंगे, वहां पे वो ऑप्शन मांगेगा कि ओनली सिविल सर्विस, ओनली फॉरेस्ट सर्विस और बोथ। तो बोथ वही सिलेक्ट करेंगे जिनके साइंस सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहे होंगे, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? एक पेपर तो एक पढ़ाई। सर क्या प्लान बी भी जरूरी है? प्लान बी जरूरी है क्या? क्योंकि सभी का सिलेक्शन तो होना निश्चित नहीं है। अगर तुम ईमानदारी से तैयारी करोगे तो 1 साल से 2 साल में तुम्हें पता लग जाएगा हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी छोड़ो, दूसरा काम करो। मैं इसका पक्षधर हूं, 2 नाव पे एक साथ सवारी नहीं होती। बी प्लान कुछ नहीं होता जीवन में, जीवन पूरी तरह से अनिश्चित और अनियंत्रित होता है, जीवन में कभी भी प्लान काम नहीं आता, ये बकवास होती है। जिस दिन आप बी प्लान सोचते हो उसी दिन आप 50% मान लेते हो कि हमारा नहीं हो रहा, और ये तैयारी तब कभी भी नहीं होती अगर जो आप 100% डिवोटेड नहीं है। इसके अलावा कुछ न दिख रहा हो तभी होती है। डीएम साहब, कहानी चिड़िया की आंखें दिखे बस, बाकी तो जीवन है। और मैं फिर कह रहा हूं कि यहां जो तुमने पढ़ रखा है ना, जहां रहोगे ठीक से पढ़ोगे, अलग दिखोगे, कभी फेल नहीं होगे, ठीक है। मैं कोई नौकरी नहीं करता हूं और किसी नौकरी वाले से खराब जिंदगी नहीं जीता हूं, क्योंकि मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की, देश की 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, इलाहाबाद से ग्रेजुएशन है, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन है, अपीयरिंग जेआरएफ हो गया था, एमए का रिजल्ट बाद में आया, जेआरएफ पहले हो गया था, दर्पण में सिलेक्टेड में छप गया था, पीएचडी ग्लोबलाइजेशन की पोस्ट डॉक में रजिस्ट्रेशन कराया। पढ़ाई की नौकरी के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, मजे से जिंदगी जीत रहा हूं, कोई काम हमसे करवा लो। अभी भी मैं 6 तरह के काम करता हूं पर डे। हमारी वर्क प्रोफाइल बहुत डाइवर्सिफाइड है, टीचिंग भी करता हूं और भी सीखता हूं, नए नए काम रोज सीखता हूं। मैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पे काम करता हूं, एक ही काम करते हुए थोड़ी मर जाऊंगा, एक ही जीवन मिला, सब अनुभव लूंगा। नौकरी करता तो जीवन भर एक ही काम करता। मैं अभी तक
9 मदों में अपना इनकम टैक्स भरता हूं सरकार को। 9 सोर्सेस से मेरी इनकम है आज, और 6 तरह के काम रोज करता हूं। अभी 2 महीने पहले मैंने बिल्कुल नया काम शुरू कर दिया है, मैं नेता बन गया हूं। कितने दिन रहूंगा कोई पता नहीं, क्योंकि मुझे वो भी समझना था। देश पॉलिटिशियन चलाते हैं तो बेसिकली पॉलिटिक्स है क्या? किताब में मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं 20 साल से, लेकिन समझे ही नहीं आता कि देश में हो क्या रहा। तो चलो ये भी करके देखते हैं। तो हर काम ठीक, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि पढ़ाई लिखाई अगर जो आपकी ठीक है तो लक्ष्य निश्चित मिलेगा, और पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है तो चाहे बी छोड़ो जेड तक प्लान बना लो, कुछ नहीं होने वाला। जीवन में सफल व्यक्ति वही होते हैं जो अपना लक्ष्य तय करते हैं, अचीव करते हैं, फिर अगला टारगेट लेते हैं। एक साथ 2 टारगेट लेके कभी काम नहीं होता है। ठीक, एक को पकड़ लो, एक को थाम लो, एक रास्ता पकड़ लो, मंजिल मिल जाएगी। 2 रास्ते पे चलोगे तो रोज थोड़े इस पे, थोड़े उस पे, थोड़े उस पे, और पहले दिन से ही जिस दिन मन 2 जगह बटा, तुम्हारी शक्ति 2 जगह बट जाएगी। और वो आदमी जिसकी शक्ति एक जगह है वो कंपटीशन में तुम्हें पीछे छोड़ देगा। अपने गुणों का विकास करो। ये परीक्षा कभी पढ़ाई से पास नहीं, आपके टेट्स, एट्रीब्यूट्स, स्किल्स, राइटिंग स्किल बेहतर करो, रोज अच्छा लिखो, राइटिंग बनाओ, रोज रीडिंग करो, हर चीज को पूरी समग्रता से जानो, जो जानो वो ठीक से जानो, जो न जानो वो सॉरी। इंटरव्यू में 20 सॉरी बोल के भी लोग हाईएस्ट नंबर पाते हैं, और सब प्रश्नों के उत्तर देके भी 40 से कम नंबर। नोट लिख दिया जाता है कि इनको सिलेक्ट न किया जाए, क्योंकि ये हर जगह ब्लफ मारते हैं। ऐसे आदमी को इतने लाख लोगों के जीवन की जिम्मेदारी नहीं दी जाती। तुम्हारा ऑर्डर होता है कि फायर तो फायर, डीएम बरेली ऑर्डर कर दे तो अभी बरेली में जितने सिपाही हैं सब गोली चलाने लगेंगे। ठीक, तो किसी पागल और बेवकूफ को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी कि वो मजा लेने के लिए गोली चलवा दे। ठीक, हमारा मन किया फायर करा देंगे, मन से होगा। ठीक, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर वो गुण, विशेषताएं, गुस्सा, क्रोध आपका नियंत्रित होता हो, आपका अपने संवेगों पर पूरी तरह नियंत्रण हो। 2 कौड़ी का आदमी आके अधिकारी को धमकी दे जाता है, ट्रांसफर करा दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा, उसी टाइम एसपी लगाए पिस्टल तड़ाक से, क्योंकि पिस्टल तो मिली होती है ना, लेकिन कभी आज तक सुना है ऐसा? उससे यही कहा जाता है शांत रहिए, आप अपना काम करिए, हमें अपना करने दीजिए, और आप करवा देंगे तो जाइए करवा दीजिए, आप हमें डिस्टर्ब मत करिए। ठीक, रोज ऐसे लोग आएंगे, आप पे नियंत्रण अपने ऊपर होता है, अपनी क्षमताएं पता होती हैं, आपको अपनी ताकत और अपने कर्तव्य पता होते हैं, अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है, राइट्स और ड्यूटी की समझ होती है। तो ऐसा आदमी कौन? जिसको हर चीज की समझ हो, जो अपने को उसी में तपा खिलाया हो, उसी में मजबूत हुआ हो। ठीक, अपने गुण और विशेषताओं पे काम करिए, साथ में पढ़ाई करिए, और रोज एक प्रार्थना करिए। मंदिर मस्जिद जाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो स्कूल में प्रार्थना कराई जाती थी ना, चाहे जो कराई जाती हो, वह शक्ति हमें दे दया निधि। ठीक, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं तो अपने इंस्टीट्यूट में, अभी कोचिंग में भी किसी भी दिन लाके प्रेयर करा देता हूँ। खड़े हो जाओ, प्रेयर करो पहले, जिस दिन पढ़ने बैठो प्रेयर करो। हम ये ताकत किस लिए लेने जा रहे हैं? दीन दुखी निर्बल उनके लिए ताकत चाह रहे, काहे की? आईएएस की। हम ज्ञान किस लिए चाह रहे? कि हम दूसरे का सहारा बने, अपनी समस्याएं